Firstly, good evening to all of you and welcome to India's largest learning platform, Unacademy UPSC CSC in हिंदी। यूपीएससी अनअकैडमी के इस बेहतरीन फॉर्म इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक बार आप लोग फीडबैक दे दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैं 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, अर्थात मेरे पास 6 वर्षों का अनुभव है टीचिंग लाइन का। मुझे पता है कि किस तरीके से गाइडलाइन करना है और कैसे आप लोगों को पढ़ाना है ताकि आप लोग अपने एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लें और इस साल या मतलब इस बार जो तैयारी कर रहा है उनके लिए और जो 21 के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए वो इस बार क्या हो जाए, सफल हो जाए। दूसरा, 6 वर्षों के दौरान मैंने अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और इन लोगों को मार्गदर्शन ना सिर्फ जो होता है इनको मतलब लाइफ के प्रति मैंने बताया कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, बल्कि हर एक पॉइंट मैंने इसे बताया कि आप लोग तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे से कॉल पे बात होती है उन लोगों को पता होगा कि मेरा जो समझाने का तरीका है कैसा है और आप लोगों के लिए मैं कितना जो है उपयोगी हो सकता हूँ, किस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, प्लस आगे चल के आपको इंटरव्यू की कैसी तैयारी करनी है, वो सारे के सारे पार्ट में बताऊंगा। मैं अभी तक यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ, अर्थात मेरे पास प्रीलिम्स का और मेंस का इन दोनों का नॉलेज है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करवाना हो। दूसरा, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इस प्लेटफॉर्म जो होता है बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप लोग को इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर मिलते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होते हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको छोड़ के किसी भी संस्थान में आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां 1 से 2 टीचर जो सबसे बेहतरीन मिलते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपको जिस टीचर से पढ़ना है, जैसे टीचर को आपको पसंद आ रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी तक 72 कोर्सेज लॉन्च किए जा चुके हैं और बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं जो आपके एग्जाम में सहायता कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर पढ़ाया जाता है बल्कि आपके लाइव क्लासेस के दौरान आपके मन में जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं और उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सब्सक्रिप्शन चार्ज भी बहुत ही कम है बाकी सब संस्थानों के मुकाबले। 1 साल यानी कि अगर किसी भी बच्चे को इस बार अगस्त में पेपर देना है तो मैं उनको सुझाव ये दूंगा कि आप लोग 12 मंथ का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जस्ट एक प्लेटफॉर्म और लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग मेंस से संबंधित जो राइटिंग स्किल है उसको किस तरीके से आप अपना अच्छा बना सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, आप में क्या क्या खामियां हैं और उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, आपकी लेखन जो शैली है कैसे विकसित किया जाए, उन सभी पे जो होता है क्लास लिया जाएगा। लेकिन वो क्लास उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे, क्योंकि कॉपी जांचने में काफी समय लगता है। एक कॉपी अगर जांचा जा रहा है तो उसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है और सपोज कीजिए अगर 10 स्टूडेंट ने भी कॉपी दिया है तो 10 से 12 घंटा अगर मेहनत किया जा रहा है तो बहुत मतलब अगर क्वालिटी के साथ जांचा जा रहा है तब तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। तो जो भी मेरा सब्सक्रिप्शन लिए होंगे उनके साथ हम लोगों का टीम है, उन टीम के साथ मिलकर हम लोग कॉपी जांच करेंगे और मेरा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना है पीके 10 और पीके 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलने के साथ आपको 36,000 का कोर्स शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिस भी बच्चे को 21 के लिए तैयारी करना है, 21 के लिए तैयारी करना है अर्थात अगले साल अगर उनको तैयारी करना है तो उनके लिए मैं अभी बता दूं कि वो पहले प्रीलिम्स तो देखते रहे, प्रीलिम्स के लिए मात्र उसे कितना देर टाइम दे, 2 घंटे का टाइम दे। दूसरा, वो अपने साथ क्या करें तो अपना सिलेबस एक नोट करें और साथ में इसी समय मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर वो मेंस की तैयारी करते हैं ना तो फरवरी तक जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को वो कंप्लीट करने का ट्राई करें। अगर फरवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तो आगे आने वाले समय में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उनके लिए बेस्ट हो जाएगा और प्रीलिम्स जैसे वो पास करते हैं और उनका मेंस तैयार रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस करेंगे और उनका सिलेक्शन 100% यहाँ पर श्योर हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर यह है कि 24 मंथ के लिए अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए यूज करना है पीके 10।
क्योंकि मुझे पता है कि अभी वर्तमान में किस प्रकार से यूपीएससी का डिमांड हुआ है और किस प्रकार से आपको तैयारी कराना है। ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान मांगता है, बहुत सारी किताबें पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्वालिटी होना चाहिए लिखने का, सब्जेक्ट को समझने की एक जो होता है विशेषज्ञता होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आप किस तरीके से समझ के लिख लेते हैं, कम शब्दों को मतलब ज्यादा पढ़ के कम शब्दों में कैसे आप समराइज करके लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और 10% डिस्काउंट के लिए आपको यूज कौन सा करना है, PK10 करना है। देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है यूपीएससी की। और यूपीएससी के द्वारा हम लोगों को कभी ऑफिसर ग्रेड का ये हुआ, यानी कि वीआईपी कोटे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग इतना हाई रैंक की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग कोई राजनीति मुद्दे को यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे जो किताबों में लिखा हुआ है। किसी भी धर्म को, जैसे मैं अगर हिंदू धर्म से संबंधित हूं और अगर कोई हिंदू धर्म में कृतियां हो रही हैं, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उस कृतियों का विरोध करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक समाज का ऑफिसर, मतलब समाज का एक जो होता है, जितने लोग भी जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। और ध्यान सब समझिए, जो भी मन में आप लोग का क्वेश्चन होगा वो लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा। अब यहां देखिए, हम लोग एक जो होता है समाज के एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग अगर मेरी क्लासेस कर रहे हैं और आपके मन में कभी भी कोई डाउट हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग एक ऐसे लैंग्वेज में बात कीजिए ताकि लगे कि मैं भी जो तैयारी करा रहा हूं वो एक ऑफिसर ग्रेड के बच्चों को करा रहा हूं, ना कि एसएससी लेवल और जो होता है जिनकी कोई थिंकिंग नहीं उस प्रकार के लेवल के बच्चों को करा रहा हूं। ऐसा आप लोग मत कीजिए। जैसे अभी चल क्या रहा है, इस्लाम धर्म के बारे में चल रहा है, जहां पर इस्लाम धर्म के बारे में किताबों में सही लिखा होगा उनके बारे में मैं सही बताऊंगा, और जहां पे गलत लिखा है वहां पे मैं गलत बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन कल के क्लास में रह गए थे, उनका मैं सबसे पहले आंसर देना चाह रहा हूं। एक अंसारी जी करके थे, उन्होंने तो पहले अभद्र भाषा का बहुत यूज किया। ऐसी देखिए, आप भी मेरे भाई समान है, छोटे भाई समान होंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, और मैं कोई राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं लेता हूं, जो किताबें में लिखा गया होता है उन्हीं मुद्दों के बारे में चर्चा करता हूं। तो जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ था कि सर आप जो चैप्टर में पढ़ाया बिल्कुल सही था, लेकिन आपने शुरू में जो बात कही, मतलब जो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि खलीफा ने वहां के अरब को सबसे प्रथम बार इस्लामिक जो होता है देश बना दिया, वहां के व्यक्तियों को जो इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनको बाहर निकाला गया। तो उसके बारे में उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, तो मैंने सोचा ये बात यहाँ पे आपको बता दूं कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, हम लोग उसको धार्मिक किताबों से जोड़ के नहीं देखते। जो इतिहास का ये मैं बता दूं, मैं हरिश्चंद्र वर्मा का किताब जो होता यहाँ पे, दूसरा एलपी शर्मा का किताब, और हबीब जो होता है क्या किताब मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, दूसरा खलीफा उमर हुए जो आदर्श खलीफा माने और जिनके समय में महान विजय की गई, सीरिया की विजय, मिस्र की विजय, और उन्होंने जो होता है एक उपाधि धारण किया था जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। और यहाँ का लाइन देखिएगा, उन्हीं के समय में इस्लाम के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों को मानने वाले को अरब से बाहर बसाया गया और अरब को पूर्णतः अरबों या इस्लाम का प्रदेश बना दिया गया। तो शायद अंसारी जी आपके क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस किताब में आपको मिल रहा है कि मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, जो किताब में कहानी है, जो किताब में शब्द लिखे गए हैं, उसी शब्दों को मैं यहाँ पे कह रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, तो मेरे पास ये मतलब यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकता हूं। मेरे पास जो ऑथेंटिक किताब होंगे, इस हरिश्चंद्र वर्मा की किताब और एलपी शर्मा की किताब को मैं बता दूं, 30वां एडिशन है इस बार 2020 में, जो 30 साल से चल रहा है किताब, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बात आप लोग जान जाइए, एक भी पॉइंट गलत नहीं आपको पढ़ाया जा सकता है। कोचिंग संस्थानों में गलत हो सकता है, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गलत नहीं हो सकता है। आप उसको धर्म के साथ कभी जोड़ के मत देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन उनके द्वारा था कि, और जो होते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि सर जो काफिर का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजक नहीं
बल्कि हर वो इंसान होता है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का लास्ट मैसेंजर, अर्थात इनके कहने का अर्थ ये था कि वैसा हर एक व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानता है, उनको काफिर कहा जाता है। यह आपके धार्मिक किताब में हो सकता है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जो हम लोगों के लिए यूपीएससी के लिए ऑथेंटिक किताब है, यहाँ पे आप दूसरा, यहाँ पर जिमी के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया हुआ था कि वो लोग वहां रहते थे। तो देखिए यहाँ यहाँ खुद लिखा हुआ है कि धर्मों के व्यक्तियों को दो श्रेणियों में बांटे गए थे। एक वो जो ईश्वरीय ज्ञान के हिस्सा माने जाते हैं, कल जो कोई भी मेरा क्लास किया होगा उनको पता होगा मैंने इसी शब्द का प्रयोग किया था, ईश्वरीय ज्ञान का हिस्सा माने जाते थे। और एक मैंने एग्जाम्पल लिया था यहूदी को, जिनको जिम्मी पुकारा गया था, और वो जजिया कर देकर इस्लाम राज में रह सकते थे और धर्म का पालन कर सकते थे। मैंने यही पॉइंट समझाया था, इससे ज्यादा मैंने नहीं बताया था। दूसरे व्यक्ति वो जो मूर्ति पूजक थे और काफिर कहलाते थे। मैंने भी तो यही पॉइंट बताया ना, जो किताब में लिखा उसी चीज को मैं यहाँ बताऊंगा, अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा मेरे भाई। आप लोग कभी भी इस तरीके का इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे शक मत कीजिएगा। किसी भी, अगर मैं इंटरव्यू नहीं दिया होता, इस प्लेटफॉर्म पे आकर नहीं पढ़ा सकता। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होता, मैं यहाँ पर आकर नहीं पढ़ा सकता। तो आप कभी शक मत कीजिएगा, आप लोग कंटिन्यू पढ़िए, आप लोग को ऑथेंटिक चीजें मिल रही है। और जिस समय इस किताब में ये चेंज हो जाएगा, 30 सालों से ये किताब चल रहा है एलपी शर्मा और हरिश्चंद्र वर्मा का, ठीक है, इरफान हबीब का, तो इन किताबों के शब्दों को चेंज करा दिया जाएगा। टीचर स्वयं अपने शब्दों को चेंज कर देंगे। कोई नहीं, हम लोग आज की क्लास में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आज की क्लास के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तुर्कों के आक्रमण के बारे में। अब आप लोग को ध्यान पूर्वक यहाँ समझना है, ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना, जो भी मन में क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप लोग को पूछ लेना है क्वेश्चन, लेकिन पहले समझना है। सबसे पहले देखिए, जो इस्लाम है, जो इस्लाम है, इस इस्लाम की उत्पत्ति कहां होती है? मेरे मेरे फर्स्ट क्लास को अगर आप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, इस इस्लाम की उत्पत्ति होती है अरब में। कहां पे इस इस्लाम की उत्पत्ति होती है? अरब में होती है। लेकिन अरबों की जो खलीफा थे, देखिए कभी भी कोई भी राजवंश, जैसे आप प्राचीन काल से चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश को देखें या मुगल वंश को देखें, किसी भी राजवंश को देखते हैं जो राजनीतिक सत्ता का हिस्सा है, अगर जब तक उनमें विलासिता नहीं आएगा और जब वो दुर्बल नहीं होंगे, तब तक दूसरी शक्ति उस पर कब्जा नहीं कर पाती है। तो अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जो खलीफा थे, यह धीरे धीरे क्या होने लगे? दुर्बल होने लगे। ठीक है, अब जिस क्षेत्रों को ये जीत रहे थे ना, उन क्षेत्रों पे ये कब्जा पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे थे, अर्थात खलीफा क्या होने लगे? दुर्बल होने लगे। और इनके दुर्बलता का मुख्य रूप से कारण क्या था? इनके अंदर विलासिता आ गया था। विलासिता समझते हैं ना? जब मेरे मन में यह आ जाएगा कि मेरे ये पिताजी का, मेरे दादाजी की संपत्ति इतनी ज्यादा थी, मेरे पिताजी की संपत्ति इतनी ज्यादा है, तो मुझे मेहनत कर से क्या फायदा होगा? तो धीरे धीरे वो विलासिता आने लगेगा। और जब भी विलासिता आएगा तो दूसरा कोई जो पड़ोसी है वो आप पे अटैक करके आप पे अधिकार करने का प्रयास कर लेगा। यही रीजन हुआ कि जब अरब के खलीफा दुर्बल होने लगे और उन दुर्बलता के कारण उनमें जब विलासिता आया, तो विलासिता होने के कारण अब इस्लाम का सेकंड में नेतृत्व किसने ले लिया? तो सेकंड में नेतृत्व ले लिया था ईरानियों ने। किसने नेतृत्व ले लिया था? ईरानियों ने नेतृत्व ले लिया था। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा। तो ईरानियों ने क्या कर लिया था? नेतृत्व ले लिया था। तो इस्लाम का दूसरा नेतृत्व किसने लिया? ईरानियों ने। लेकिन ईरानियों की शक्ति बहुत कमजोर थी। यही रीजन रहा कि जल्दी ही ईरानियों के हाथ से तीसरे नंबर पर किसने ले लिया? तो तुर्कों ने ईरान का, यानी कि इस्लाम का नेतृत्व अपने अंडर में ले लिया। तो हम लोगों को एक पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ कि तुर्कों ने इस्लाम का नेतृत्व कितने, मतलब कि किसके बाद लिया था? तो तुर्कों ने इस्लाम का जो नेतृत्व लिया था वो ईरानियों के बाद लिया था। और तुर्कों के बारे में एक बात कहा जाता है, तुर्कों के बारे में कहा जाता है कि ना इनमें अरबों जैसी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए कि तुर्कों में ना अरबों जैसी
समझदारी थी। अब यहां पे एक शब्द लिखा कि तुर्कों में अरबों जैसी समझदारी नहीं थी। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जब देवल का विजय करता है तो वहां पे जजिया कर लगा देता है। तो जजिया कर लगाने के पीछे रीजन ये था कि सबको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा पाना वहां पे उसके मोहम्मद बिन कासिम की बस की बात नहीं थी। यही रीजन रहा कि अब वहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगा दिया था। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि जब तुर्क आते हैं तो तुर्क हमेशा शक्ति के दम पे अपना इस्लाम का, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि धर्म को कबूल करवाना वो चाहते थे। यही रीजन रहा कि इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया कि अरबों जैसी इनमें समझदारी नहीं थी। दूसरा, इनमें यह कहा गया कि जो ईरानी थे वो अपने आप को काफी ज्यादा सभ्य समझते थे। तो ईरानियों के जैसा जैसा सभ्यता नहीं थी, यानी कि सभ्य नहीं थे, जैसे सभ्य नहीं थे। दो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको यह लगना चाहिए कि अरब, एक पॉइंट आपको यह नोट करना है यहां पर कि अरबों जैसी उनमें समझदारी नहीं थी। अब दूसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि ईरानियों के जैसा वो सभ्य नहीं थे। अब आप अपने अपने से एक बात बताइए कि जब वो ईरानियों के जैसा सभ्य नहीं थे तो उनके पास दो ही ऑप्शन था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेना। तो ये तुर्कों का नीति रहा था। अब मेरे भाई इस बात पे आप लोग विवाद मत कीजिएगा कि ये गलत पॉइंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ दिया जाए तो महमूद गजनवी को देखा जाए या मोहम्मद गौरी को देखा जाए, बलबन तक को देखा जाए, सबने इसी नीति का पालन किया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को यह समझ में आ गया कि तुर्कों की नीति क्या थी, ज्यादा बर्बर थी अरबों के मुकाबले और ईरानियों के मुकाबले। समझ में यहां पे आ गया? तो तुर्कों के आक्रमण से पहले, यही लाइन मैंने यहां लिखा हुआ, अरबों ने भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। लेकिन अरबों ने सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रांत पर? तो सिंध प्रांत पे। और दूसरा कौन से प्रांत पर? तो सेकंड नंबर पे मुल्तान पे। इन दोनों प्रांतों पर क्या किया? इन्होंने अधिकार किया हुआ था। बाकी इन दोनों प्रांतों को छोड़कर किसी भी प्रांत पे वो अधिकार नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तुर्कों का। और तुर्कों में भी किसको दिया जाता है? तो गौरी को दिया जाता है। क्योंकि गौरी ने भारत के मध्य भाग तक, अर्थात गौरी का जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने बंगाल तक के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। लेकिन समझिएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी मध्य एशिया में ही रहा और उसके गुलामों के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना किया गया था। लाइन यहां पे समझ में सबको आ गया होगा। मैंने यहां बताने का क्या ट्राई कर रहा हूं, सीधा हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अरब भारत के सिर्फ जो होता है पश्चिमी छोर पे टिक गए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी जब आता है तो वो भारत के बंगाल तक के क्षेत्र को जीत लेता है और इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जाती है और उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है कि मुस्लिम आक्रमण के समय भारत एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थिति जो होता है परिस्थितियों का सक्रिय हो गया। इस पॉइंट का अर्थ समझिएगा क्या हुआ। भारत में इसके समय राजपूत शासक सबसे मजबूत थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान का देखा जाए तो ये शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत थी। दिल्ली के केंद्र बिंदु में पृथ्वीराज चौहान अर्थात राजपूत राजवंशों का एक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग वहां पे शासन कर रहा था। लेकिन यही राजपूत वंश का एक जो होता है और मित्र था जिसका नाम था गढ़वाल वंशी। क्या नाम था? गढ़वाल वंशी। तो गढ़वाल वंशी के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहां पर थे? ये कन्नौज पर थे। कहां थे? कन्नौज थे। और इसी में से एक मिलते हैं हम लोग को जयचंद्र। क्या नाम है? जयचंद्र। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने
पृथ्वीराज चौहान के साथ गढ़वाल वंशी ने मिलकर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध करते हैं। तो उस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है और किसी तरीके से अपनी जान बचा के वो भागता है। लेकिन इसी बीच में पृथ्वीराज चौहान क्या कर देते हैं, तो जयचंद की पुत्री को लेके भागकर शादी कर लेते हैं। उनकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग राजपूत शासन पढ़ेंगे ना, उसमें इनकी कहानियों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहां देखिएगा, जयचंद की पुत्री को जब उन्होंने भगा के शादी कर लिया तो जयचंद को इस बात का काफी गुस्सा आया और उसने मोहम्मद गौरी को भारत पे अटैक करने के लिए दोबारा बुलाया। मोहम्मद गौरी जब दोबारा आया तो जयचंद ने अपनी सेना मोहम्मद गौरी के साथ भेजी थी और इसका खमियाजा क्या हुआ, यहां पर ये पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान की जब पराजय होती है तो जस्ट इसके 2 साल बाद ही 1194 में जयचंद की भी समाप्ति कर दी जाती है। और जैसे ही एक केंद्रीकृत शासन की यहां समाप्ति होती है, फिर से विकेंद्रीकरण या अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जो राजा स्वतंत्र होने लगते हैं और वो शासन करने लगते हैं। आगे ना यहां समझ में। अब एक लाइन और मैं आप लोग को बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, उन लोगों की एक बात आप लोग अपने माइंड पे रख लीजिएगा। जैसे किताबों में लिखा हुआ है भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। एक शब्द जानिएगा, कभी भी तुर्कों ने या अरबों ने भारत को नहीं जीता। ठीक है, कभी भी तुर्कों ने या अरबों ने भारत को नहीं जीता। मध्यकालीन भारत को देखा जाए तो एक जो है मध्यकालीन भारत में, जैसे इस भारत को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग छोटे छोटे राजवंश अपना शासन कर रहे हैं। लेकिन सभी राजवंश को एक चीज आपको मिलाया हुआ था, ज्योग्राफिकल जो होता है इंडेक्स जो है, आइडेंटिटी जो है, यही सभी को मिलाया हुआ था। अर्थात इन लोगों ने छोटे छोटी रियासतों को जीतकर भारत में अपनी सत्ता का निर्माण किया था। भारत को नहीं जीता था और भारत को पराजित नहीं किया था, भारत में स्थित कुछ शक्तियों को पराजित किया था। आ रहा है ना समझ में यहाँ पे? ठीक है। और तुर्की आक्रमण भारत में एक चरण में नहीं कंप्लीट होता है, कई चरण में कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो 1000 से लेकर 1027 तक अगर हम लोग देखते हैं तो महमूद गजनवी का अटैक होता है। और फिर 1175 से 1206 ईस्वी तक अगर हम लोग देखते हैं तो 1175 से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ रहता है। और इसी बीच में जो हिंदू शाही शासक हैं, उन हिंदू शाही शासकों ने किस पर, गजनी पर अटैक किया हुआ रहता है। तो उसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। सबको समझ में आ चुका है? चलिए, कोई बात नहीं, जो भी एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जो ही कोई भी अगर ये क्लास कर चुका हो, जैसे ऐप पे मैंने कराया हुआ, कुछ नया पॉइंट मिल जाएगा और कल से आप लोग का आगे का पार्ट इस पे कंटिन्यू रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया कि जो यहां पर भारत में तुर्की सत्ता की शुरुआत हुई थी, वह तुर्की सत्ता एक चरण में नहीं हुआ था, कई चरण में हुआ था। जैसे एग्जाम्पल में 1000 से लेकर 1027 तक भारत में महमूद गजनवी ने कितनी बार, 17 बार अटैक किया हुआ था। अब कुछ इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है कि 17 बार अटैक किया हुआ था। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि भारत में 12 बार अटैक किया हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक जो माना जाता है वो 17 बार माना जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 17 बार। लेकिन किसी भी इतिहासकार के द्वारा उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये सब करके नहीं बताया गया है कि कहां कहां उसने अटैक किया है। अलग अलग चरणों में, अलग अलग क्षेत्रों में अटैक किया और कुछ महत्वपूर्ण जो इसका अटैक हुआ है उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके जो पिता थे सुकुतुगीन, किसके, महमूद गजनवी के जो पिता थे, तो महमूद गजनवी के पिता जो सुकुतुगीन थे वो हिंदू शाही शासक। हमेशा इन दोनों के बीच में क्या चलता था, इन दोनों के बीच में युद्ध चलता था। 3 बार हिंदू शाही शासक जयपाल ने क्या किया था, अटैक कर दिया था।
सुपरगिन की जब मृत्यु हो जाती है और सत्ता पे जब यहाँ पे महमूद बैठता है, तो महमूद को ये लग जाता है कि अगर हिंदू शाही शासकों की समाप्ति नहीं करते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये बार बार अटैक करके हमारी शक्तियों को समाप्त कर दें। यही रीजन है कि सबसे प्रथम बार महमूद के द्वारा हिंदू शाही शासकों पे ही अटैक किया गया। दूसरा, भारत में गुजरात के क्षेत्र तक महमूद ने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन उत्तरी भारत के क्षेत्र मतलब अधिकांश क्षेत्रों में वो कब्जा नहीं कर पाया। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महमूद के द्वारा भारत में तुर्की इस्लाम की स्थापना नहीं हो पाई थी। इस्लाम के ये स्थापना भारत के सिर्फ और सिर्फ कुछ उत्तरी और कुछ पश्चिमी यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में ये क्या कर लिया था, कब्जा कर पाया था। उससे ज्यादा ये कब्जा नहीं किया हुआ था। आगे चलकर जो शिहाबुद्दीन गौरी था, मोहम्मद गौरी, वो भारत पर सैन्य अभियान करता है। प्रथम अभियान 1175 में करता है और दूसरा अभियान 1178 में करता है गुजरात पर। लेकिन जब वहां पे गुजरात में इसकी पराजय हो जाती है नायिका देवी के साथ, तो ये उसको पता लग जाता है कि मैं भारत पे जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मतलब गुजरात के साथ जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए अब वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र से जो होता है यह अटैक करना शुरुआत कर देता है। और इसके दो जो गुलाम है, एक ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो ऐबक और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही हमें बात पता है कि बख्तियार खिलजी ने सबसे प्रथम बार बंगाल का किस पे, बंगाल पे कब्जा किया हुआ था। और बख्तियार खिलजी के से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक आता है कि बख्तियार खिलजी ने सबसे प्रथम बार नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट किया था। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत में सबसे प्रथम बार इस्लामिक धर्म का यानी कि इस्लाम का निर्माण स्थापना करते हैं। और 1206 ईस्वी में जब गौरी की, यहाँ पे गलती हो गया, 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इसके जो गुलाम होते हैं यलदौज, कुबाचा, ठीक है, तो और कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय तक बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई रहती है। तो इन गुलामों में क्या होता है, साम्राज्य का बंटवारा होता है और इस बंटवारे के उपरांत भारत में शासन करने की जिम्मेदारी किसको मिल जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये तो कुछ पॉइंट था, हम लोग का क्लास यहां से शुरू हो रहा है। तो जिसको भी समझ में नहीं आया होगा ना, अब यहां से आप लोग एक बार ध्यान से और प्रेम पूर्वक एक बार आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा और समझने का आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहां पर, गजनी के बारे में। सबसे प्रथम बार हम लोग गजनी को ही देखते हैं। हम लोग कल के क्लास में एक पॉइंट चर्चा किए हुए थे। हम लोग कल जब क्लास पढ़ रहे थे ना, जो कोई भी कल की क्लास पढ़ा होगा उसको मैंने एक अफगानिस्तान के बारे में बताए थे कि अफगानिस्तान के दो हिंदू राजा थे। कितने हिंदू राजा, सॉरी, दो हिंदू राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे, एक था काबुल और दूसरा राज्य कौन सा था, जाबुल। कौन सा था, जाबुल। तो एक काबुल और एक कौन सा था, जाबुल। ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, हिंदू राज्य थे। ये दोनों के दोनों हिंदू राज्य हैं। और जाबुल को कब, 870 में अरबों ने अपने अधिकार में ले लिया। कल जो भी क्लास किए होंगे ले लिया, ठीक है। तो जो भी कल क्लास किए होंगे उनको ये बात पता होगा कि 870 ईस्वी में अरबों को काबुल और जो था अफगानिस्तान के एक पार्ट जाबुल को इन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। और जब इन लोगों ने अपने अंडर में जाबुल को लिया था ना, तब इसका नाम क्या रखा हुआ था, इसका नाम था जाबुलिस्तान। क्या नाम था, जाबुलिस्तान। ये यही अफगान वाला जो है ना, यही अफगान वाला है जिसका नाम रखा गया था जाबुलिस्तान। और जाबुलिस्तान की राजधानी कहां थी, आप ये याद रखेंगे कि जाबुलिस्तान की राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी थी गजनी।
आ गया यहाँ समझ में हम लोग को। एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे सबको ही कि जाबुल्किस्तान की राजधानी कहाँ होती है, तो गजनी में इसकी राजधानी होती है। मैं सबको, जितने लोग भी जुड़े हैं, आप लोग को जब तक आपके मन में जो भी क्वेश्चन बच रहा है आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन को लास्ट में मैं आप लोग को समय दूंगा, वहां पे जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो उस समय जाबुल के शासक कौन था, शासक कौन था जिसने अपने अधिकार में इसको लिया हुआ था, तो यहां का जो शासक देखा जाए तो उसके शासक का नाम था अमीर अबू बकर। क्या नाम था, अमीर अबू बकर लाविक। ठीक है, टोटल नाम था इसका अमीर अबू बकर लाविक। अब यहां पे हम लोग गजनी के एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं जिसके बारे में, यहां से हम लोग का इतिहास शुरू होता है ना, तो इसलिए एक एक पॉइंट देखिएगा। सबसे प्रथम आते हैं अल्पतगीन। कौन से आते हैं, अल्पतगीन। अल्पतगीन ने क्या किया, इनका दो पॉइंट याद रख रहेंगे। अल्पतगीन ने क्या किया, उन 963 में, 963 ईस्वी में अल्पतगीन ने अमीर अबू बकर पर अटैक कर दिया। इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद गजनी पर यानी कि जाबुल्किस्तान पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि जाबुल्किस्तान पर अल्पतगीन के द्वारा कब्जा कब किया गया था, तो जाबुल्किस्तान पे इनके द्वारा कब्जा कब किया गया था, 963 ईस्वी में किया गया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां बना ली, गजनी बना ली। ठीक है, इन्होंने, अगर हम लोग से पूछा जाए कि राजधानी कहां बनाई अपनी, तो गजनी। देखिए यहाँ पे जो सिस्टमैटिक क्लास कर रहे हैं ना, उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार फिर से यहां समझिएगा मैंने क्या बताया, अफगानिस्तान के दो शहर होते हैं, एक शहर है काबुल और दूसरा शहर है जाबुल। जाबुल पे जब इनका अधिकार हो जाता है तो इनका नाम रखा जाता है जाबुल्किस्तान। और वहां के शासक होते हैं अमीर अबू बकर। कौन से होते हैं, अमीर अबू बकर होते हैं। 963 में अल्पतगीन ने अमीर अबू बकर पर अटैक किया और अटैक करके उनके राज पे कब्जा कर लिया। और जब राज पे कब्जा कर लिया अर्थात जाबुल्किस्तान पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपनी राजधानी को कहां बना लिया, गजनी। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अल्पतगीन तो तुर्क था, है ना, तुर्क था। और गजनी को सबसे प्रथम बार राजधानी बनाने वाला तुर्क शासक कौन सा है, तो वो कौन सा है, अल्पतगीन। आ गया यहां पे समझ में, वो शासक कौन सा है, अल्पतगीन। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, अल्पतगीन जो वंश से संबंधित था उस वंश का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां बनता है कि अल्पतगीन जो इस वंश से संबंधित होता है उस वंश का क्या नाम रहता है, तो उस वंश का नाम है यामुनी। क्या नाम है, यमनी वंश। इसे ही कहा जाता है यमनी वंश, या गजनवी के नाम पर इसको कहा जाता है गजनवी वंश। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखे रहेंगे, यमनी वंश नहीं तो गजनवी वंश। इनके इतिहास के बारे में एक और पॉइंट में बता दूं कि अरब का जब आक्रमण हुआ था तो अरब के आक्रमण के समय यह भागकर तुर्क में चले गए थे, तुर्किस्तान में चले गए थे और तुर्किस्तान में जाकर ये बस गए थे। अरब आक्रमण कब, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को इस्लाम का ज्ञान हुआ था, उसके बाद जब इस्लाम की प्रचार होने लगा था, तो उस समय उस समय जो भी अटैक होता था, तो उस अटैक से बचने के लिए जो यामनी वंश वाले थे ये भागकर कहां चले गए थे, तुर्किस्तान में चले गए थे। और जब अरब की शक्ति की कमजोरी हुई तो ये यामनी वंश ने क्या किया, जाबुल्किस्तान पर अटैक करके शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। आगे यहां तक समझ में हम लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पॉइंट सिर्फ आप लोग समझिएगा और क्वेश्चन पूछने का मैं आप लोग को टाइम भी दूंगा। तो यहां क्या हो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है, मेरे मन में भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं टाइम दूंगा, प्लीज छोटे भाइयों, और आप लोग ध्यान से जो होता है देखिए। तो यहां क्या रहा, यामनी वंश का निर्माण करते हैं, तो अल्पतगीन का जो होता है पॉइंट यहां। अब देखिए अल्पतगीन की क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो जाती है शीघ्र ही। और इनकी जब मृत्यु कब हो जाती है, 963 में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से पहले कुछ पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं। इनके गुलाम थे, इनके 3 गुलाम थे, ठीक है, इनके 3 गुलाम थे। एक जो गुलाम था
उसका नाम था बलपतगीन। दूसरा जो गुलाम था उसका नाम था पिराई। क्या नाम था? पिराई। और जो तीसरा गुलाम था उसका नाम था सुपुर्दगीन। क्या नाम था? सुपुर्दगीन। तो हम लोग को ये पॉइंट यहां समझ में आ गया कि इसके गुलामों की संख्या कितनी थी। तो इसके गुलामों की संख्या 3 गुलाम रहते हैं। कितने गुलाम रहते हैं? तो इसके 3 गुलाम होते हैं। अब देखिए गुलाम होते क्या है। सबसे फर्स्ट हमारे मन में क्वेश्चन आता है गुलाम क्या होते हैं। तो पॉइंट को समझिएगा कि जब कोई एक राजा दूसरे राज्य पर अटैक करता है, जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता है तो उसमें बंदी जो बनाए गए व्यक्ति होते हैं वो गुलाम कहलाते हैं। उनको बेच दिया जाता है और खरीदने वाला व्यक्ति उसको गुलाम के रूप में यूज करता है, और जो व्यक्ति उसको खरीदा हुआ रहता है वो गुलाम उसके प्रति वफादार होता है, लेकिन उसके वंशजों के प्रति वफादार नहीं होता है। लाइन समझ में आया? गुलाम कौन होते हैं? तो युद्ध बंदियों में, जैसे सपोज कीजिए भारत पर मंगोलों ने अटैक किया, किसी भी रियासत पे मंगोलों के द्वारा क्या हुआ? अटैक हुआ। और जब मंगोलों के द्वारा अटैक होता है तो मंगोल युद्ध में कुछ सैनिक, कुछ लोग क्या हो जाते हैं? बंदी बन जाते हैं। जैसे किसी गांव पे हुआ अटैक और वहां के लोगों को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद मंगोल अफगानिस्तान में ले जाकर बेच दिए। तो जिसने उनको खरीदा उसके प्रति तो वो वफादार होंगे, लेकिन जिसने उसको उनको नहीं खरीदा है उनके प्रति जो होता है वो वफादार, अर्थात उनके बच्चों के प्रति जो होता है वो वफादार नहीं होंगे। तो यहां ये समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, इल्तुतमिश ने 40 जो होता है तुर्क और चहलगामी बनाया था। 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाया हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के उपरांत जो 40 उसके गुलाम थे ना, वही 40 गुलामों ने मिलकर एक एक करके इल्तुतमिश के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो ऐसे आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जैसे यहां पे मैंने बताया कि इसके 3 गुलाम है, जो होता है बलब्तगीन, पिराई और कौन सा है? सुपुतगीन है। इनमें से सबसे शक्तिशाली और योग्य कौन सा होता है? बलब्तगीन होता है। लेकिन जब अल्पतगीन की मृत्यु होती है तो अल्पतगीन का पुत्र है जिसको अल्पतगीन ने क्या किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इनके मरने के बाद, अल्पतगीन के मरने के बाद इनका पुत्र गद्दी पे बैठता है और उसके पुत्र का क्या नाम है? इकहक। क्या नाम है? इकहक। कहानी समझिएगा आप लोग सिर्फ, और कहानी के थ्रू आप लोग को सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएगा। मैंने यहां बताया कि इकहक कौन सा है? इनका पुत्र है। और जब गद्दी पे बैठा तो इनका एक गुलाम है बलब्तगीन, जो इस पे क्या करता है? अटैक करता है और इनको मार देता है। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसके द्वारा मारा जाता है? बलब्तगीन के द्वारा मारा जाता है। तो अब गद्दी पे कौन बैठता है? तो बलब्तगीन बैठता है। कौन बैठता है गद्दी पे? बलब्तगीन बैठता है। बलब्तगीन के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि बलब्तगीन कौन सा है। तो बलब्तगीन वही है जो अलाउद्दीन का गुलाम है, प्लस आपका इकहक का कौन सा है? सेनापति भी है। लेकिन जब ये इकहक अयोग्य सिद्ध होता है तो अयोग्य होने के कारण बलब्तगीन ने उसको मारकर गद्दी को अपना हथिया लिया। लेकिन शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 966 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो अब गद्दी पे कौन बैठता है? तो अब गद्दी पे बैठता है पिराई। गद्दी पे कौन बैठता है? पिराई गद्दी पे बैठता है। अगर हम लोग सॉरी 966 में इकहक की मृत्यु हुई थी और 972 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बलब्तगीन की मृत्यु हो जाती है। जब 972 में बलब्तगीन की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु होने के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? तो मृत्यु होने के बाद पिराई। और पिराई के बारे में भी आप लोग को पता है कि पिराई कौन सा है? तो अलाउद्दीन का गुलाम रहता है। लेकिन ये क्या है? यह भी एक अयोग्य है। और इसी के शासन में देखा जाए तो इसी के शासन में हिंदू शाही जो राजा है, हिंदू शाही राजा कौन से रहते हैं? जयपाल। इनकी कहानी में जस्ट बताऊंगा। जयपाल, तो जयपाल का आक्रमण होता है।
और जायपाल के आक्रमण से जो बचाने वाला है वो कौन सा है? तो सुपुतगीन है। तो जायपाल के आक्रमण में समझिए इस लाइन को, मैंने क्या बताया, मैं सभी को यहां पे बता दूंगा। मैंने यहां क्या बताया कि ये जो अयोग्य रहता है पिराई, तो अयोग्यता होने के कारण एक हिंदू शाही राजा जयपाल क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। लेकिन जो पिराई का सेनापति है सुपुतगीन, ये काफी योग्य सेनापति रहता है और ये काफी अच्छे तरीके से मुकाबला करता है और मुकाबला करने के कारण ये हिंदू शाही राजा की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और चूंकि जब हिंदू शाही राजा की पराजय कर देता है सुपुतगीन, तो अब सुपुतगीन की शक्ति में क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। यही रीजन हुआ कि सुपुतगीन ने पिराई को मारकर गद्दी क्या कर लिया? अपने हाथ अंदर में जो होता है ले लिया। अब आप लोग एक बात बताइए, जो कोई भी क्लास से कंटिन्यू कर रहा होगा, आप लोग अपने से एक बात बताइए, क्या आपके मन में गजनी वंश को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता दीजिएगा। डेली ये नाइट में 9 PM में क्लास होता है जी। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा? नहीं जी, 963 में किया था राखी जी। अब आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए थैंक यू। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो गजनी हम लोग को समझ में आ गया ना। गजनी पर कैसे कैसे? अलपतगीन एक हाथ, बलप्तगीन, पिराई और उसके बाद कौन बैठता है? सुपुतगीन बैठता है। अब हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे? सुपुतगीन के बारे में देखेंगे। और सुपुतगीन की सारी कहानी हम लोग यहां समझने का ट्राई करेंगे कि सुपुतगीन किस प्रकार से गद्दी पे बैठा। ये गद्दी पे कब बैठता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये गद्दी पे कब बैठता है? तो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये गद्दी पे कब बैठा? तो 977 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यह, सेकंड पॉइंट, यह अल्पतगीन का क्या था? गुलाम था। मैंने जस्ट यहां बताया है कि अल्पतगीन का गुलाम कौन सा रहता है? सुपुतगीन रहता है। लेकिन काफी योग्य रहने के कारण अल्पतगीन ने अपनी पुत्री का शादी भी इसके साथ कर दिया रहता है, कर दिए होते हैं। यही रीजन है कि यह अल्पतगीन का गुलाम और दामाद दोनों का दोनों रहता है। ये कौन सा रहता है? अल्पतगीन का गुलाम और दामाद दोनों होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहां आता होगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपने गुलाम के साथ अपनी पुत्री का शादी कर देता होगा। तो उसके पीछे एक रीजन है। आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपनी पुत्री का शादी इल्तुतमिश के साथ की रहती है। दूसरी बात अगर देखते हैं हम लोग कि मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन मोहम्मद गौरी ने भी अपनी पुत्री का शादी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ की रहती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गुलामों के अंदर जब महत्वाकांक्षा रहता है और जब इस मतलब जिसने गुलाम बनाया है उसको ये लगता है कि ये काफी ऊपर तक जा सकता है, तो उस व्यक्ति के साथ वो अपनी पुत्री का भी शादी कर देते। ठीक है, अब यहां देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां ये बनता है कि ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी के साथ साथ साहसी प्लस योग्य था। तभी तो योग्यता होने के कारण ही इसने हिंदू शाही वंश के शासक को क्या किया? जयपाल को पराजित किया हुआ था। हिंदू शाही ने दूसरी बार एक बार अटैक किया इसी के शासन काल में। सेकेंड बार 1986-87 में जयपाल ने आक्रमण किया। एक बहुत बड़ी सेना लेकर जयपाल दूसरी बार अटैक करते हैं। समझिए इस कहानी को, समझिएगा। 1986-87 में जयपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन भारत में हिंदू शाही राजा ही नहीं बल्कि टोटल राजाओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूरदर्शी जो राजा थे, जो भविष्य के संकट को समझ रहे थे, भविष्य के संकट में उनको ये लग रहा था कि पड़ोस में उनके सीमा के पास गजनी में कोई एक मजबूत और शक्तिशाली शासक उत्पन्न हो जाता है तो वो हमारी सीमा के लिए काफी नुकसानदेह रहता है। यही रीजन रहा कि जयपाल हमेशा बराबर जो होता है इस गजनी वंश को या गजनवी वंश को समाप्त करना चाहते थे, और उसी सिलसिला में उन्होंने बार बार वहां पर क्या किया? अटैक किया हुआ था। तो लेकिन ये बार बार इनके साथ लक साथ नहीं दिया और ये पराजय हुए।
बहुत बड़ी सेना लेकर, लाखों की सेना लेकर ये सुपुतगिन पे अटैक करते हैं और सुपुतगिन उस समय पराजय के मुंह पे खड़ा था और सुपुतगिन को यह लग रहा था कि वो पराजित हो जाएगा। उसी बीच में एक भीषण तूफान आता है और उस तूफान में जयपाल की सेना तितर बितर हो जाती है और अब यहां पर किसकी पराजय हो जाती है? जयपाल की पराजय हो जाती है। मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं ना, उसको नोट डाउन आप लोग करेंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक बार क्लास करके देखेंगे ना, दूसरा कोई भी कॉपी किताब जो होता है आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक बार क्लास कीजिए। तो वहां पर क्या हुआ, एक मतलब कि भीषण जो होता है तूफान आने के कारण उनकी सेना तितर बितर हो गई और उनकी सेना तितर बितर हो जाने के कारण क्या हो गई? पराजय हो गई। और पराजय के बाद अब इनके साथ क्या किया गया? संधि किया गया। लेकिन जयपाल ने उस संधि को नहीं माना और अपने क्षेत्र में जाकर कुछ हिंदू राज्यों को इकट्ठा किया और फिर उसने जो होता है इस पे अटैक कर दिया, इस पर फिर अटैक किया और फिर जयपाल की क्या हो गई? पराजय हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जयपाल बार बार प्रयास तो किया था लेकिन पराजय ही उसके हाथ लगी हुई थी। तो यहां तक हम लोग को समझ में आया। अब एक लाइन और सुपुतगिन के बारे में जानना है कि सुपुतगिन की मृत्यु कब हो जाती है। तो सुपुतगिन की जो मृत्यु होती है वो 997 ईस्वी में सुपुतगिन की मृत्यु हो गई। अब जब सुपुतगिन की मृत्यु हो गई तो इसके जो पुत्र थे, ठीक है, इसके जो पुत्र थे, इसके दो पुत्र थे। एक इसका छोटा पुत्र था और दूसरा इनका बड़ा पुत्र था। ये कहानी बहुत इंटरेस्टेड है भाई मेरे, एक बार आप लोग सुनिएगा और जो मेडिवल हिस्ट्री है ना उसको आनंद पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे और आनंद पूर्वक कंप्लीट करेंगे। आप लोग जैसे ही आप मेरे पर विश्वास करके पढ़ते चलेंगे, प्लस आपके मन में कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी शुरू करूंगा। यहां देखिएगा, इनका छोटा पुत्र था जिसका नाम था इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। और जो इनका बड़ा पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद नाम था। तो इनके बड़े पुत्र का नाम था महमूद और इनके छोटे पुत्र का नाम था क्या? इस्माइल। लेकिन सुपुतगिन ने क्या किया, मरने से पहले उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर लिया? उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो इसने मरने से पहले उत्तराधिकारी इस्माइल को नियुक्त किया था। याद रहेगा, अपने छोटे पुत्र इस्माइल को सुपुतगिन ने नेतृत्व यानी कि उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। ये बात महमूद गजनवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इन्होंने क्या कर लिया, इस्माइल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। युद्ध की घोषणा कर दिया और यह युद्ध कितने माह तक चला? 7 माह तक युद्ध चला। इन दोनों भाइयों में 7 महीने तक युद्ध चला और 7 महीनों के युद्ध के बाद 998 ईस्वी में गद्दी पे कौन बैठ गया? महमूद गजनवी। आई थिंक अब मुझे जहां तक लग रहा है सुपुतगिन से संबंधित आपके मन में अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक बार फिर से हम लोग सुपुतगिन देखते हैं। मैंने बताया गद्दी पे कब बैठा? 977 में। अल्पतगिन का यह गुलाम और दामाद दोनों था और इसने 1986-87 में 2 बार जयपाल को पराजित किया था। मृत्यु कब हो गई? 997 में। और यह 997 से पहले इसने अपनी राजधानी कहां बनाया हुआ था? तो राजधानी सबको पता होगा कि राजधानी कहां था? तो गजनी। इसकी राजधानी कहां बनी हुई थी? तो इसकी राजधानी गजनी थी। मृत्यु से पहले इसने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? इस्माइल को। और यही रीजन रहा कि इसका बड़ा पुत्र मोहम्मद गजनवी ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के फलस्वरूप 7 माह के बाद गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो ये सुपुतगिन का टोटल हिस्ट्री यहां पे कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब किसी को सुपुतगिन से और अल्पतगिन से दोनों से संबंधित और गजनी से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो महमूद गजनवी को। किसके बारे में देखेंगे? महमूद गजनवी को। क्या किसी को भी सुपुतगिन से संबंधित कोई क्वेश्चन है? सर हमारे देश में शक्तिशाली राजा होते हुए मुसलमानों के साथ, देखिए अभी एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, जब शक्तिशाली तो है लेकिन आपस में युद्ध करेंगे तो तीसरा जो होता है बाजी मारने का। चलिए
थैंक यू, आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, अब फिर ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक इसको समझिए। महमूद गजनवी को, किसके बारे में हम लोग देखते हैं, महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को देखा जाए तो आप लोग ये फोटो देखकर, सिर्फ मैंने फोटो इसलिए लगाया है ताकि आप लोग को इमेजिन जो होता है इमेजिंग यहाँ पे आप लोग कर सके। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, सबसे फर्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या आपके मन के लिए ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी में। कब हुआ था, 1 नवंबर 971 ईस्वी में। और यह गद्दी पे कब बैठा, यह गद्दी पे बैठा 998 ईस्वी में। अब देखिए, अब यूपीएससी यहीं पे बहुत चालाकी से एक क्वेश्चन, अब आपके मन में यह आता होगा ना कि यहां से क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन जिसे पूछा जाएगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और वो सीधा पूछे बोलेगा यहाँ पे कि गजनवी यानी कि महमूद। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा, महमूद महमूद 29वें वर्ष गद्दी पर बैठा। अब क्या होगा, ये यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन हो गया। जब यूपीएससी को इस क्वेश्चन को पूछा कि 29वें वर्ष गद्दी पे बैठा, तो हमें तो पता ही नहीं है कि जन्म कब हुआ और गद्दी पे बैठा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये सही है, यूपीएससी का ये कथन क्या है, सही है। तो हम लोग वहां पे टीक मारकर सही चले आएंगे, वही गलती करा देता है मेरे भाई। तो छोटी छोटी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एक क्वेश्चन भी बाउंड्री लाइन से बाहर कर देता है। इसलिए हम लोग बेशक थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, आप लोग के पास टाइम है तो टाइम लग जाए, लेकिन प्रेम पूर्वक और एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। तो ये गद्दी पे कब बैठा हुआ था, 998 में गद्दी पे बैठा, और गद्दी पे बैठते समय इसका उम्र कितना था, तो 28 वर्ष। याद रहेगा, गद्दी पे बैठते समय महमूद गजनवी का उम्र कितना था, तो सॉरी 27 वर्ष। क्योंकि 71 में जन्म हुआ था, 98 में बैठा था, तो टोटल कितना हुआ, तो 27 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पे बैठ गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यह भारत में 17 बार अटैक किया हुआ था, और कुछ इतिहासकार यह बोलते हैं कि यह भारत में 12 बार किया था, ऑथेंटिक 17 बार है। अब एक पॉइंट और समझिएगा, मैंने लास्ट के क्लास में एक पॉइंट मैंने बताया हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, और पैगंबर मोहम्मद साहब इन्होंने ये बताया कि 1,24,000 मेरे से पहले, मतलब मेरे को मिलाकर 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं, मेरे बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब इन्होंने इस बात को बोल दिया, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा कि अब इनके बाद धर्मगुरु कौन से बनेंगे। इनके बाद धर्मगुरु कौन से बने हुए थे, खलीफा। मैंने ये समझाया हुआ है ना, आप सभी लोगों को जो कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा। मैंने क्या बताया कि पैगंबर के बाद जो धर्म गुरु बने हुए थे, जो यहाँ पर धर्म गुरु थे, वह धर्म गुरु कौन से बने हुए थे, खलीफा बने हुए थे। लेकिन आगे चलकर खलीफा ने क्या कर लिया, तो खलीफा ने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर भी अधिकार कर लिया, और यही रीजन हुआ कि इनको वहां पर प्रतिद्वंदी के रूप में एक खड़ा होते हैं, और वो कौन से हैं, सुल्तान। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और ये कहा गया, देखिए ये किताबों में लिखा हुआ है, आप लोग इसको धर्म का मुद्दा मत बनाइएगा प्लीज। जो किताब में लिखा हुआ है मैं उन्हीं चीजों को पढ़ा बता रहा हूं यहाँ पर, और जो आपकी यूपीएससी से संबंधित है, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपके लिए धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म जो होता है ना, वो किनारे है। आप समाज के जो होता है एक व्यक्ति हुए, और आपके लिए हर धर्म एक समान होगा। तो किसी भी धर्म में अगर कोई बुराई है, तो उसको आप कड़े वचन में कहने से आप कभी भी जिक्र मतलब पीछे मत हटिएगा। तो मैंने यहां बताया इन दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ, और इन दोनों में जब समझौता हुआ, तो प्रथम सुल्तान, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम लोग से पूछा जाए कि दुनिया का प्रथम सुल्तान कौन सा रहता है, तो दुनिया का प्रथम सुल्तान जिसको सुल्तान की उपाधि दिया गया था, वो कौन सा होता है, महमूद गजनवी। याद रहेगा आप लोगों को कि दुनिया में सबसे प्रथम बार सुल्तान की उपाधि किसको दिया गया था, तो दुनिया में सबसे प्रथम बार सुल्तान की उपाधि लेने वाला महमूद गजनवी रहता है। और भारत में अगर कहा जाए कि इसके अटैक के पीछे प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण है धन को लूटना। अब एक इतिहासकार है इरफान हबीब और उद्वी,
वो लोग ये बोलते हैं कि महमूद गजनवी चूंकि भारत में आया था तो उसका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। लेकिन इस्लाम का प्रचार करना अगर इसका प्रमुख उद्देश्य था तो फिर ये जो इस्लामिक देश थे उन पर ये अटैक नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में देखते हैं कि जो महमूद गजनवी था इसने उपाधि कौन कौन सा धारण किया हुआ था, इस चीज को एक बार अच्छे से और प्रेम पूर्वक हम लोग समझते हैं। सबसे प्रथम इन्होंने उपाधि धारण किया था यामुन उद्दौला। किसकी उपाधि इसने धारण की हुई थी? तो ये महमूद गजनवी किसकी उपाधि लिया हुआ था? तो महमूद गजनवी ने सबसे प्रथम बार यामीन उद्दौला का उपाधि दिया। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यामीन उद्दौला का अर्थ क्या होता है? तो साम्राज्य का दाहिना हाथ। मैं सबका आंसर दूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में दूंगा, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप लोग बता दीजिएगा। तो यामीन उद्दौला का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा जो इन्होंने उपाधि धारण किया था अमीन उ मुल्लत, अमीन उ मिल्लत की उपाधि लिया था। दोनों आप लोग को सारी उपाधियों का अर्थ पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में आया हुआ है। और जितने भी मेरे भाई आप लोग अगर तैयारी करते हो यूपीएससी का, वो लोग पीसीएस लेवल का भी तैयारी करते हैं। इसलिए मुझे पता है एक बार ऐसा पढ़ो कि पीसीएस भी कंप्लीट हो और यूपीएससी भी कंप्लीट हो, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। उस टारगेट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो दूसरी उपाधि अगर हम लोग यहां देखते हैं तो दूसरी उपाधि कौन सा था? अमीन उ मिल्लत की इसने उपाधि लिया था। और अमीन उ मिल्लत का अर्थ क्या होता है? मुसलमानों का रक्षक। याद रहेगा कि अमीन उ मिल्लत की उपाधि का अर्थ क्या होता है? मुसलमानों का रक्षक। तो एक पॉइंट हमें पता लगा यामन उद्दौला। तो यामन उद्दौला का अर्थ साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसे आपको याद करना, जब भी बैठे यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का रक्षक, और एक उपाधि था गाजी। गाजी का उपाधि हमेशा कब लेते थे? देखिए दो चीज लिया जाता था, एक तो जिहाद, ठीक है, और दूसरी उपाधि जो लेते थे मैक्सिमम जो मुस्लिम जो आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे अटैक किया हुआ था, उन लोगों ने दो इन उपाधियों को लिया था, एक उपाधि जिहाद का और दूसरा उपाधि कौन सा? गाजी का। अब यहां समझिए जिहाद और गाजी का मतलब क्या हुआ, इनमें अंतर क्या है। तो आप लोग के सामने एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं बाबर का। किसका एग्जाम्पल? बाबर का। यहां पे समझिएगा, जितने भी मेरे जो होता है क्लास देख रहे हैं वो सभी लोग समझिए बाबर का। बाबर 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में किसके साथ युद्ध करता है? खानवा के साथ। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। और जब खानवा का युद्ध हुआ था तो किसके किसके साथ हुआ था? तो एक तरफ था बाबर और दूसरे तरफ था, यहां पर दूसरे तरफ थे महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह, इनको ही एक और नाम से जाना जाता था, महाराणा संगा। किस नाम से जाना जाता था? तो महाराणा महाराणा संगा। तो महाराणा संगा के नाम से भी इनको ही जाना जाता था। अब देखिए हुआ क्या यहां पर, चूंकि महाराणा संगा के बारे में इन लोगों ने पता किया था और ये बहुत ही योग्य और पराक्रमी जो होता है शासक थे, और इनके शरीर पर इनके शरीर पर 200 के करीब में घाव थे, तो ये माना जाता था ये युद्ध इतने ज्यादा जीते थे और लड़े थे। यही रीजन रहा कि जो बाबर के साथ सेना आई हुई थी वो इनको देखकर इनके बारे में कहानियां सुन के जो होता है थोड़ी बहुत विचलित हो गई और वो बोली कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम अपने देश वापस चले जाते हैं। और चूंकि जो बाबर सिंध से कहानी समझिएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको कहानी समझिए, हाँ संगा जी। तो हुआ क्या कि बाबर जो सिंध से आया हुआ था तो सिंध प्रांत पे इसके जो जो वहां के चाचा थे या उज्बेक शासक थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो अब बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना कि वो फिर से वापस लौटकर कहां जा सके? सिंध में जा सके। इसीलिए अब बाबर के पास एक ही ऑप्शन था, संगा से लड़ना। तो बाबर ने कहा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और जितनी शराब की बोतलें रखी हुई थी उन सभी शराब की बोतलों को तोड़वा दिया। तो इनके सैनिकों ने कहा कि भाई साहब जिंदा रहेंगे तब ना पिएंगे या पिएंगे, क्योंकि शराब पीना इस्लाम में क्या है, बहुत गलत माना गया है। इसलिए यहां बोला कि मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग चलूंगा और शराब कभी भी नहीं पीऊंगा।
ठीक है, तो शराब नहीं पीने का इसने किया तो सैनिकों ने मना कर दिया, पियो या ना पियो तुम्हारी मर्जी है, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इसने बोला सैनिकों से एक तमगा कर लगता था सैनिकों पे, वो बोला वो कर जो है मैं हटा दूंगा, उस कर को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। बोले, इनके सैनिक बोले जिंदा रहोगे तब ना हटाओगे, राणा संगा से युद्ध लड़ने जा रहे हो और उसमें जीने का जो होता है कोई उपाय नहीं है। जब बाबर को यह बात लग गया कि अब हमारे सैनिक इनके साथ युद्ध लड़ने में असक्षम है और हमारे सैनिक अब इसके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब बाबर ने वहां पर एक चाल चला। बाबर ने उस समय कहा कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये कौन सा है, यह जिहाद है। कौन सा है, जिहाद है। और जिहाद का मतलब क्या होता है, तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध है, मतलब इस्लाम के लिए युद्ध है और ये धर्म युद्ध है। जब धर्म युद्ध की बारी आई तो उनके साथ जितनी भी सेना थी वो सभी के सभी ये कहे कि अब तो अल्लाह के लिए मरना है, बस यही एक है और हम क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो उन लोगों ने जिहाद का नारा लेकर युद्ध को किया और इस युद्ध में क्या हुए, ये लोग विजयी हुए। और जब विजय हो गए तो उन लोगों ने गाजी का उपाधि किया, किसने, बाबर ने भी गाजी का उपाधि लिया था। और गाजी का मतलब यह होता है धर्म योद्धा। क्या होता है, धर्म योद्धा। तो समझिए जिहाद का मतलब क्या हुआ, तो मैंने अभी जस्ट बताया, सबको अब यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जिहाद का मतलब क्या हुआ, जिहाद का मतलब हुआ धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या हुआ, धर्म युद्ध। और गाजी का मतलब क्या हुआ, धर्म योद्धा। आ गया समझ में, दोनों का दोनों पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। जिहाद धर्म युद्ध और गाजी धर्म योद्धा। तो यही इसने भी, महमूद गजनवी ने भी जिहाद यहां पर गाजी की उपाधि लिया था, अर्थात धर्म योद्धा का उपाधि लिया था और इसे युद्ध में विजेता भी कहा जाता है। इसकी जो चौथी और सबसे अंतिम जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी, बुत चिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि। अब मूर्ति भंजक की उपाधि के बारे में कहा जाता है कि अरब देश में जब मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, ये मैं नहीं, इनके साथ जो एक इतिहासकार आए हुए थे जिनका नाम था उत्बी, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं धर्म विशेष से प्लीज मत आप लोग जोड़िएगा, ठीक है। तो इनके साथ जो उत्बी आया हुआ था, उत्बी ने इस बात को कहा था कि चूंकि अरब में जब मूर्ति तोड़ा जा रहा था उस समय एक मूर्ति को लेकर एक गुजरात का व्यापारी भाग आया था और वो लाकर कहां पर लगा दिया था, सोमनाथ के मंदिर में लगाया हुआ था। आप लोग को सोमनाथ की मंदिर की खासियत आगे मैं बताऊंगा। यही रीजन हुआ कि सोमनाथ का अटैक भी करना महमूद गजनवी का क्या था, फर्ज था। तो इसने कौन सी उपाधि लिया था, बुत सिकन, अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला और इस्लाम का प्रचार करने में सहायता करने वाला, अर्थात धर्म योद्धा, और कौन सा, धर्म युद्ध करने वाला, इसने अपनी उपाधि लिया हुआ था। तो ये चारों का चारों उपाधि आप लोग को याद होना चाहिए। चारों उपाधि में किसी को भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जो होता है जरूर कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर और आता है, महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण करने का क्या कारण है। समझिएगा इस लाइन को ध्यान से। एक उत्बी नामक, जो इनके साथ एक इतिहासकार आए, उनका नाम क्या रहा, उत्बी। तो उत्बी नामक इतिहासकार बोलते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा का स्थापना करना चाहते थे। समझिए इस लाइन को। ये कहते हैं कि उत्बी कि महमूद गजनवी जो भारत में अटैक किया हुआ था, वो महमूद गजनवी भारत में इसलिए अटैक किया हुआ था कि वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, वो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता था, इसलिए जो था वो भारत में अटैक किया हुआ था। लेकिन इसके बाद जो आधुनिक इतिहासकार आते हैं, आधुनिक इतिहासकार, अब मैं आप लोग को जब वर्ल्ड हिस्ट्री बताऊंगा ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग को यह पता लग जाएगा कि आधुनिक इतिहासकार कौन से होते हैं। भारत की जब आजादी मिल गई थी तो आजादी के बाद जो भारत के लिए लिखना शुरू कर दिए, यानी कि भारत को एक पॉजिटिव दिखाने के लिए जिन इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया था, वही कौन से हुए थे, आधुनिक इतिहासकार। तो आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा एक लाइन दिया गया कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं
कि महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अटैक किया हुआ था। तो आप एक बात बताइए कि महमूद गजनवी अगर भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा के लिए अटैक किया हुआ था तो उसने ईरान में, कहां पर, इस्लाम, उसने ईरान में, और दूसरा जो है ट्रांस आक्सीनिया में, ये दोनों का दोनों, ईरान और ट्रांस आक्सीनिया, ये दोनों के दोनों इस्लामिक राज्य थे। ये दोनों के दोनों इस्लामिक राज्य होते हैं। इन लोगों ने यह कहा, आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा यह कहना था कि चूंकि महमूद गजनवी अगर भारत में इस्लाम की स्थापना करने आ रहा था तो आप एक बात बताओ, इसने ईरान में और ट्रांस ऑक्सीनिया में जो होता है क्यों अटैक कर दिया, जबकि वो मुस्लिम राज्य थे। तो आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि महमूद गजनवी को भारत में अटैक करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य कौन था, तो भारत की संपत्ति को लूटना। एक प्रमुख उद्देश्य था इसका कि भारत की संपत्ति को लूटना। और दूसरा, संपत्ति को लूटने के पीछे क्या रीजन दिए, तो महमूद गजनवी गजनी वंश में जाकर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, इसीलिए वो भारत की संपत्ति को लूट कर लेकर जाकर मध्य एशिया में वो अपनी साम्राज्य को मजबूत कर रहा था। और दूसरा क्या था कि जो पास में हिंदू राज्य था, उस हिंदू राज्य जयपाल, आया ना समझ में, जयपाल, तो जयपाल बार बार अटैक किया हुआ था किस पे, गजनी वंश पर। यही रीजन है कि दूसरा इसका उद्देश्य था कि हिंदू राज्य को नष्ट करना। आया समझ में। तो ये आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा पॉइंट दिया गया है, और ये जो महमूद गजनवी के साथ आया हुआ इतिहासकार था उत्बी, उसके साथ पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि यश की लालसा थी, यानी कि महमूद गजनवी तो जो था वो महत्वाकांक्षी था, काफी क्या था, महत्वाकांक्षी था, और वो अपने नाम को जो होता है और जो होता है प्रचार करना चाहता था, इसीलिए वो भारत में अटैक किया था। तो ये भी कुछ इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है। और एक इतिहासकार है डॉक्टर बीके पांडे, क्या नाम है, डॉक्टर बीके पांडे। तो डॉक्टर बीके पांडे ये बोलते हैं कि इसको भारत में अटैक करने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो हाथियों को प्राप्त करके, इन हाथियों को वो क्या करना चाह रहा था, इन हाथियों को प्राप्त करके मध्य एशिया के साथ युद्ध में उपयोग करना चाह रहा था। तो इसका ये प्रमुख जो होता है पॉइंट रहा था। तो आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो कल मॉर्निंग में अटेंड करेगा तब तक अच्छा, कोई नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं आगे पॉइंट पे चल रहा हूं। चलिए, अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पे जब अटैक हुआ था, उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, इन सभी में क्या क्या योगदान था, ठीक है, इन सभी में क्या क्या योगदान था, और इस समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां किस प्रकार की थी। अगर यही स्थिति होती है ना, तभी तो ये क्या कर सकते हैं, भारत पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे ये भारत है, तो ये जो पंजाब वाला प्रांत आप लोग देख रहे हैं, पंजाब वाले प्रांत, और ये वाला दिल्ली वाले क्षेत्र को आप लोग देख रहे हैं। तो महमूद गजनवी के अटैक होने के बाद यहां पर क्या हुआ, राजपूत वंश की जो है सत्ता हो गई थी। और महमूद गजनवी का ये अटैक का क्रम है कि कहां वो अटैक किया हुआ था, और गजनी वंश का टोटल ये विस्तार कहां तक फैला हुआ था। आ गया, यही जो ईरान वाला प्रांत था, और यही वाला ईरान से टच जो होता है कौन सा क्षेत्र था, गजनी। आया समझ में, ये वाला पॉइंट कौन सा रहा था, गजनी था। और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, अटैक करता है। तो उसके बारे में एक बार हम लोग राजनीतिक मुद्दों के बारे में, ठीक है, राजनीतिक मुद्दों के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, सिर्फ सर सिलेबस के अनुसार रीड कराओ। देखिए आपको मैं 1 मिनट, आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है,
आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास यूपीएससी का कोई भी सिलेबस है, एक बार आप लोग सिलेबस को ओपन कीजिए और उसको आप लोग एक बार पढ़िए, और 1% भी मेरा सिलेबस से बाहर नहीं है। जो सिलेबस के लिए आपकी किताबें हैं उन सभी किताबों का ये निचोड़ और कंसेप्चुअल है। इसलिए प्रीलिम्स लेवल के लिए आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी जो होता है सुफिशियंट है। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, राजनीति। सबसे पहले यहां देखते हैं राजनीतिक कारक। अब देखिए, राजनीतिक कारक अगर हम लोग देखते हैं ना, तो एक पॉइंट तो हमारे मन में हमेशा होना चाहिए कि जो भारत की राजनीति थी उस समय महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीति क्या हो चुकी थी, विखंडित हो चुकी। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे राज्य क्या है आपस में युद्ध कर रहे थे, और उन राज्यों की स्थिति कैसी थी, तो हमें यहां पर सिर्फ राज्यों की स्थिति को देखना है। तो जो ये मुल्तान का क्षेत्र था, ये आपको क्वेश्चन लिखने में बहुत जो है, ठीक है, बहुत जो होता है योगदान देगा। और ठीक है, तो यहां देखिएगा जो मुल्तान है और जो ये सिंध प्रांत है, तो मुल्तान और सिंध प्रांत पर किसका अधिकार था, तो यहां पर मुसलमान राज्य थे, मुसलमान राज्य था। तो जो मुल्तान और सिंध है, यहां पर पहले से ही मुसलमानों के द्वारा अटैक किया जा चुका था, और यहां पर पहले से ही मुसलमान राज्य होता है निर्माण हो चुका था। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, चिनाब नदी के बगल में जो हिंदू हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये वाला ग्राफ, जो ये चिनाब नदी के बगल में यहां पे अगर जो होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा आप देखते हैं, तो ये वाला पार्ट जो हिंदू कुश वाला आ रहा है ग्राफिकली अगर देखा जाए, तो जो हिंदू कुश वाला क्षेत्र था पर्वतमाला, यहां पर ब्राह्मण हिंदू शाही वंश था। ठीक है, यहां पर कौन सा था, ब्राह्मण हिंदू शाही वंश था। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कश्मीर में किसका शासन था, तो कश्मीर में शासन था ब्राह्मण वंश का। किसका है, तो कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का शासन था। और यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण रानी है, हम लोग सभी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की एक रानी है जिसका नाम है रानी दिग्गा। क्या नाम है, रानी दिग्गा। और हिंदू शाही वंश से इनका क्या है, संबंध जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कन्नौज का, ठीक है, कि कन्नौज पर किसका शासन था, तो कन्नौज का उस समय जो शासक रहता है उसका नाम क्या था, राज्यपाल। महमूद गजनवी के अटैक के समय जो कन्नौज का शासक है, उस कन्नौज का शासक का नाम होता है राज्यपाल, और ये आत्मसमर्पण कर दिया था। यही रीजन हुआ कि बुंदेलखंड का राजा विद्याधर ने एक हिंदू शासकों की यूनिटी को इकट्ठा किया और राज्यपाल को मार दिया। ठीक है, और अगर हम लोग से ये पूछा जाए या हम लोग ये समझते हैं कि बंगाल में कौन से शासक थे, तो बंगाल में पाल वंशी थे। और पाल वंश में कौन सा था, तो महिपाल था। महिपाल प्रथम का शासन था, और इनकी शक्ति काफी कमजोर हो चुकी। तो ये कुछ उत्तर भारत के राजा थे जो महमूद गजनवी के अटैक का सामना करते हैं। तो अगर आप किसी भी किताब में कहीं पर भी पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने मुल्तान और सिंध पे कब्जा किया, अर्थात आपके मन में ये हो जाना चाहिए कि उसने मुल्तान और सिंध को मुसलमान राज्य से अपने अंडर में। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग किसके बारे में देखते हैं, अगर हम लोग राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे सुलटा लिया और राजनीतिक मुद्दा हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग को सेकंड पॉइंट देखना होगा, सामाजिक दृष्टि। अर्थात महमूद गजनवी का जब भारत पर अटैक हुआ है, तो उस अटैक के समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। देखिए, एक एक पॉइंट जब आपका क्लियर होगा ना, और जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना उसको आप लोग नोट करते हुए चलेगा, अपना नोट स्वयं बनाइएगा ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सामाजिक स्थिति अगर देखा जाए ना, तो अब वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगी थी। अर्थात समाज में जो है, समाज जो है वो जाति प्लस उपजाति, उपजातियों में बंट चुका था। ठीक है ना, बांटा जा चुका था।
तो समाज को जाति और उपजातियों में बांटा जा चुका था। और ये पॉइंट कौन कहता है, समझिए, ये पॉइंट कौन कहता है, तो इसके साथ एक इतिहासकार आया रहता है जिसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। तो अल बरूनी नामक इतिहासकार जो इसके साथ आया रहता है, वह बोलता है कि यहाँ पे भारत में टोटल जातियां या तो उच्च वर्ग में विभाजित है और एक जो है निम्न वर्ग में विभाजित है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? निम्न वर्ग में विभाजित है। यहां पर निम्न है, ये निम्न वर्ग में विभाजित है। समझिए, इसके कहने का अर्थ ये था कि जो ये निम्न वर्ग वाले व्यक्ति थे, निम्न वर्ग वाले व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों को धार्मिक शास्त्र, जितने भी धार्मिक शास्त्र है, तो धार्मिक शास्त्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कौन कहता है? अल बरूनी कहता है। अब यहां समझिए इसकी बातों को। अल बरूनी जब भारत में आया तो अल बरूनी ने यह बात बोल दिया कि भारत में जितनी भी जातियां वो दो जो होता है कास्ट में विभाजित हुई है। एक तो कास्ट उच्च जाति की है और जो दूसरा इसका कास्ट है वो कौन सा है? निम्न जाति की है। दूसरा, उच्च पदों पे प्रायः कौन बैठते थे? तो सॉरी, शासक वर्ग जो प्रायः होते थे, वो शासक वर्ग कौन से होते थे? तो वो शासक वर्ग प्रायः उच्च जाति वाले होते। ये तो अल बरूनी बोल के निकल गया। लेकिन जब आधुनिक इतिहासकार आए तो आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि जब पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी के साथ खड़ा था तो 1 पॉइंट यानी कि 1.5 लाख की सेना लेके खड़ा था। तो आप एक बात बताओ, क्या 1.5 लाख की सेना में क्या सभी के सभी राजपूत थे? अगर आप बोल रहे हो कि उच्च वर्ग में सभी के सभी राजपूत होते थे, तो क्या यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है तो उनकी सेनाओं में सभी लोग जो है आपके राजपूत थे? तो इनको जो होता है माना नहीं गया। और आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इनकी जातियां जो थी उच्च और निम्न वर्ग में तो बांटी गई थी, लेकिन फिर भी निम्न वर्ग को भी उच्च वर्ग में जाने का अधिकार था। तो ये आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आई थिंक मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, इसलिए मैं इन पॉइंट को पढ़ा रहा हूं ताकि ऑल पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग किसको देखते हैं? धार्मिक दृष्टि को देखते हैं। महमूद गजनवी का जब भारत पर अटैक हो रहा है तो भारत पर अटैक होने के समय भारत की धार्मिक दृष्टि क्या थी और भारत की धार्मिक नीति क्या रहती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है लास्ट में पूछ लीजिएगा। अगर देखा जाए तो दो मुख्य रूप से यहां पर धर्म था। एक तो हिंदू धर्म था और दूसरा कौन सा था? बौद्ध धर्म था। तो दो धर्म थे और दोनों धर्म में क्या हो गया था? अनाचार फैल गया था। मेरे भाई एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, जब कभी भी धर्म का उत्थान होता है, लाइन समझिएगा, जब कभी भी किसी भी धर्म का उत्थान होता है तो एक समय धर्म ऐसा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म में अच्छाई होती है। जब उसमें बहुत कम लोग जुड़े होते हैं तो उस धर्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई होती है। लेकिन जैसे जैसे धर्म का विकास होता है और जैसे जैसे बहुत सारे समुदाय उस धर्म के साथ जुड़ने लगते हैं तो धर्म में अनाचार फैलने लगता है। और जब कभी भी धर्म के साथ अनाचार फैलेगा तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो चाहे हम लोग वो मध्य प्राचीन भारत के इतिहास पढ़े, मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़े या आधुनिक भारत के इतिहास पढ़े, इन तीनों में हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हैं। तो यही रहा कि मध्यकाल में भी धर्म में क्या रहता है? अनाचार फैल जाता है। यहां पर जो धर्म की मूल भावना है, धर्म की मूल भावना क्या होने लगी? नीचे गिरने लगी। और धर्म की मूल भावना का स्थान जो है, आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इसका स्थान जो है वो कर्म कांडों ने ले लिया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी आपके ऊपर विपत्ति आया तो ये कहा जाता है ये यज्ञ करा लो, ये मंत्र का जाप करा लो, सही हो जाएगा। तो वही कहा जाता है कि अब मूल भावना खत्म हो गई थी, ईश्वर के प्रति आस्था खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ कर्म कांड था।
यानी कि हम कोई भी गलती कर दें, लेकिन हम कर्मकांड अगर करा लेते हैं, मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, तो मेरी गलतियों को भगवान माफ कर देंगे। ये अब कर्म जो होता है कर्म कांडों ने स्थान ले लिया था। अर्थात एक शब्दों में हम बोल सकते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। हिस्ट्री नहीं होना चाहिए यूपीएससी में, कोई काम का नहीं है। आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई अगर बोले हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, वो आपका विचार है, ठीक है। हिस्ट्री अगर नहीं होना चाहिए तो हम लोगों से भी काफी पढ़े लिखे यूपीएससी के पैनल में बैठे हुए अधिकारी हैं, तो उन लोगों को खुद पता है कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज में हम लोग नहीं फंसेंगे, हम लोग दृष्टि लेंगे। हिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है ना कि प्राचीन में क्या हुआ था, उस समय के राजाओं ने कौन कौन सी गलतियां की थी, और हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इसलिए इतिहास जरूरी है। तो अब समझिएगा यहां पर, तो धार्मिक में हम सीधा बोल सकते हैं कि भारत धार्मिक दृष्टि से क्या था, काफी नीचे आ चुका है। अब देखिए एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं इसमें, आर्थिक। कौन सा? आर्थिक दृष्टि, ठीक है। आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि को अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि में कभी भी भारत हमेशा क्या रहा है, संपन्न रहा है। इसका व्यापार भी अगर देखा जाए तो व्यापार व्यवस्था भी क्या है, काफी उच्च रही थी। भारत की जो भूमि है, वो भारत की भूमि क्या है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अर्थात भारत को हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रकार से आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। तो एक इतिहासकार ने एक लाइन को लिखा कि भारत के मतलब उन्होंने ये बोला कि भारत की संपत्ति एक ऐसे निर्बल व्यक्ति के पास है। समझिएगा इस लाइन को, उन्होंने लाइन दिया कि भारत की संपत्ति एक ऐसे निर्बल व्यक्ति के पास है, जिस निर्बल व्यक्ति से कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उस धन को छीनना चाहेगा। और महमूद गजनवी ने यही कार्य किया। आगे समझ में? तो हम लोगों ने किसके बारे में देख लिया, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, सबसे प्रथम बार जहां पे जब महमूद गजनवी का अटैक होता है, तो हम लोग एक एक अटैक करके सभी अटैकों के बारे में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग यहां समझ लिए हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, 971 में। जन्म कब हुआ था, 971 में। और गद्दी पे कब बैठा, अपनी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठ जाता है। अब यहां देखिएगा, जब गद्दी पे बैठा तो इसके बारे में एक और लाइन आप लोग को याद होना चाहिए कि यह दुनिया का सबसे प्रथम सुल्तान था। अब देखिए, अगर यहाँ पे राज्यपाल के बारे में देखा जाए तो राज्यपाल कौन से शासक से जो था संबंधित थे। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल के वंश का क्या नाम था, तो इनके वंश का नाम था हिंदू शाही वंश। क्या नाम था, हिंदू शाही वंश। इनके वंश का नाम होता है, ठीक है, तो जिसके वंश का नाम होता है हिंदू शाही वंश। और एकमात्र राज्यपाल और हिंदू शाही वंश ऐसा वंश है जो भारत को बार बार जो है एकत्रित करता है, और वो गजनी के खिलाफ अभियान करता है। लेकिन भारत का सबसे बैड लक होता है कि वो गजनी को जीत नहीं पाते हैं, और यहीं से भारत की विखंडता की शुरुआत हो जाती है, और यहीं से भारत की पराजय की शुरुआत हो जाती है। तो इसके पीछे प्रमुख कारण होता है हिंदू शाही वंश का क्या होना, हारना। सबसे प्रथम अटैक अगर देखा जाए तो 1000 ईस्वी में हिंदू शाही के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर महमूद गजनवी ने अटैक किया हुआ था। लेकिन मैं राजपाल पे कब अटैक करता है, तो 1001 ईस्वी में राजपाल पर आक्रमण हुआ। किस पर आक्रमण हुआ, राजपाल पे अटैक हुआ। जब राजपाल पे अटैक हुआ तो एक तरफ कौन सा था, महमूद गजनवी था, और दूसरे तरफ कौन से थे, जयपाल थे। सॉरी, मैं राजपाल बोल रहा था, क्या जयपाल थे। दूसरे तरफ कौन से थे, तो जयपाल थे। अब क्या हुआ, इस जयपाल इस युद्ध में पराजय हो जाते हैं, और इस पराजय के उपरांत इनके जितने भी सगे संबंधी थे, इनके जितने भी सगे संबंधी होते हैं, उन सभी को बंदी बना लिया गया।
किसके द्वारा? तो महमूद गजनवी के द्वारा इनके जितने भी सगे संबंधी होते हैं, इन सभी को सगे संबंधियों को बंदी बना लिया गया। समझ में आ रहा है यहां पर मैंने क्या बताया? क्या आपको समझना है? 1001 ईस्वी में जब यह आक्रमण करते हैं तो महमूद गजनवी की पराजय हो जाती है, और महमूद गजनवी की जब पराजय हो जाती है तो इस पराजय के उपरांत इसके जितने भी सगे संबंधी हैं उन सभी सगे संबंधियों को बंदी बना लिया गया। और जब ये बंदी बना लिए गए थे, इनको छुड़ाना भी तो पड़ेगा ना, तो इसी यही रीजन हुआ कि जयपाल यहाँ पर 1000 दिनार, सॉरी 2.5 लाख के करीब में दिनार देते हैं, और 2.5 लाख दिनार देकर ये क्या करते हैं, अपने सगे संबंधियों को छुड़वाते हैं। लेकिन बार बार पराजय हो चुके थे, कई बार अटैक किए हुए थे, लेकिन बार बार इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। इसलिए ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, और अपमानित महसूस करने के बाद यह आत्महत्या कर लेते हैं। आया समझ में कि यह क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि यह सुपुतगिन के समय से ये अटैक कर रहे हैं, लेकिन हर बार इनको क्या हुआ, इनको हर बार जो होता है पराजय का सामना करना पड़ा था। एक लाइन हम लोग किसके बारे में देख लिए, तो जयपाल के बारे में देख लिए। अब जब जयपाल की मृत्यु हो जाती है तो ये जयपाल का पुत्र होते हैं, कौन? आनंदपाल। तो अब गद्दी पे कौन बैठते हैं? आनंदपाल बैठते हैं, और आनंदपाल भी एक एक करके सभी सेनाओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी सेनाएं मतलब कि सभी राजवंश एकत्रित होते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन आनंदपाल को भी बार बार पराजय का सामना करना पड़ता है। और एक इसका युद्ध है 1009 ईस्वी में। कौन सा? 1009 ईस्वी में यह आक्रमण करता है किस पर? आनंदपाल। और इसमें 1009 ईस्वी में जब आनंदपाल पे आक्रमण करता है तो आनंदपाल भी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, पराजय होते हैं, और इसी युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? हिंदू शाही वंशों की किस प्रकार से प्राप्ति होती है, मतलब समाप्ति होती है, ये सारे चीज आप लोग को यहाँ पे पॉइंट समझ में आया। अब जब यहाँ पे आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है तो आनंदपाल का पुत्र अब गद्दी पे बैठता है, जिसका नाम है त्रिलोचन पाल। किसका पुत्र होता है? आनंदपाल का पुत्र होता है। आनंदपाल का पुत्र भी बार बार जयपाल सॉरी बार बार किसके? महमूद गजनवी के खिलाफ अटैक करता है, लेकिन आनंदपाल भी, इसमें त्रिलोचन पाल भी क्या होता है, तो ये सफल नहीं हो पाता है, और ये भी असफल होता है। और 1020 ईस्वी में 1020 ईस्वी में इसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिर्फ हमें यह जानना है कौन कौन से सत्ता पे बैठे हुए थे, इन लोगों ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया हुआ था। आनंदपाल की मृत्यु हो जाने के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? इसका पुत्र भीमपाल। क्या नाम है? भीमपाल। लेकिन उसी समय 1020 में ही कौन अटैक किया रहता है? 1020 में ही महमूद का इस पर क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है, और बेचारा गद्दी पे बैठने के साथ ही इसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से हिंदू शाही वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि हिंदू शाही वंश का अंतिम राजा, तो हिंदू शाही वंश का सबसे अंतिम राजा कौन सा होता है? तो हिंदू शाही वंश का सबसे अंतिम राजा भीमपाल होता है। किसी को भी कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता लग गया ना, हिंदू शाही वंश का राजा, अंतिम राजा कौन सा है? भीमपाल है। याद रहेगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ईसा पूर्व से क्या? देखिए जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का जो कालखंड होता है ना, वो आपका ईसा पूर्व काल आता है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अब इतना देर पढ़ाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है? अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या किसी प्रकार का आता है क्वेश्चन, तो आप लोग पूछने के लिए स्वतंत्र हैं यहाँ पे। हाँ, बिफोर क्रिस्ट हम बोल सकते हैं, या पाल वंश का है। कौन सा? पाल वंश नहीं, ये भीमपाल पाल वंश के नहीं है बेटा, ये पाल वंश के नहीं है।
ये आपके हिंदूशाही, ये भीमपाल पालवंश में अलग है, नामों में आप लोग अंतर मत कीजिएगा। ये जो मैंने सिस्टमैटिक क्रम बताया हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूशाही वंश के बारे में बताएंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उन टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सॉरी, यहां पर ये सारे पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया ना। अब एक और चीज देखिए, क्योंकि वहां पे मैं सीधा कर दिया हूं। चलिए, यहां पे एक पॉइंट मेरे को समझाना था कि अब जब हिंदू शाही वंशों की समाप्ति हो जाती है, यानी कि ये पॉइंट मैंने समझा दिया ना कि हिंदू शाही वंश किस तरीके से समाप्त हो जाते हैं, तो ये जब पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे की कार्रवाई देखिए क्या हुआ। 1019 में 1019 में किसने, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने कहां पर अटैक किया, कन्नौज पे। किस पर अटैक किया, कन्नौज पे। और जो कन्नौज पे इसने जो होता है, जो कन्नौज पे इसने अटैक किया हुआ था, तो कन्नौज के शासक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कन्नौज का शासक कौन सा था, तो यहां का शासक था राज्यपाल। कौन सा रहता है, राज्यपाल रहता है। तो जो कन्नौज का शासक है वो कौन सा है, राज्यपाल है। तो अब लाइन देखिए, जब कन्नौज पे अटैक किया उसने, तो कन्नौज के शासक राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, आत्मसमर्पण कर दिया। और ना सिर्फ आत्मसमर्पण किया, बल्कि यह भाग गया यहां से। ठीक है, तो कन्नौज पे अटैक कब होता है, 1019 ईस्वी में कन्नौज पे अटैक होता है। और कन्नौज के ही दो प्रांत थे, कन्नौज के ही दो प्रांत थे। एक कौन सा, मथुरा, सबको पता होगा इस लाइन के बारे में। और दूसरा कौन सा, वृंदावन। कौन सा है, वृंदावन। क्योंकि मथुरा और वृंदावन जो हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो काफी पवित्र स्थल माना जाता है। दूसरा क्या था कि वहां के पास जितने भी आसपास के गांव थे, उन सभी गांव की जो सोना चांदी था वो इसी जो होता है इन्हीं के मंदिरों में रखा हुआ था। तो मथुरा और वृंदावन जो पवित्र स्थल था, और जब राजपाल ने बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, तो महमूद गजनवी ने पूरे जी भर के यहाँ पे मथुरा और वृंदावन को लूटने का कार्य किया। आया समझ में यहां पर कि मथुरा और वृंदावन को इसने क्या कर लिया, तो पूरे अच्छे तरीके से इसने जोता लूट लिया। क्योंकि ये काफी भारत के धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल होने के कारण जो हिंदू राजा थे उन लोगों को गुस्सा किस पे आ गया, राजपाल पे आ गया। तो एक एक राजा है जिनका नाम कौन सा है, बुंदेलखंड के राजा। कौन से हैं, बुंदेलखंड के राजा। तो जो बुंदेलखंड के राजा थे, जिनका नाम था, बुंदेलखंड के जो राजा थे उनका नाम क्या था, विद्याधर। क्या नाम था, विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया, कहानी समझिए, सिर्फ आप लोग इतिहास में क्या कीजिए, कहानी समझिए। और कहानी जब आप लोग समझेंगे ना तो सारे पॉइंट आप लोग का क्लियर होता जाएगा, और आप लोग के सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, एक बार आप लोग लास्ट में पूछिएगा। तो विद्याधर ने क्या किया कि जब भारत से महमूद गजनवी वापस चला गया, तो इन्होंने, विद्याधर ने हिंदू संघ बनाया, एक अपना हिंदू संघ, मित्र जो होता है संघ बनाया, हिंदुओं का संघ या एक मित्र संघ बनाया। और इसने राज्यपाल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने अटैक किया हुआ था, तो विद्याधर ने राज्यपाल पर अटैक कर दिया, और राज्यपाल को इसने क्या कर दिया, मार दिया। आगे समझ में, ये कहानी आप लोगों को समझ में आया ना। 1019 में, समझिएगा, 1019 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पे अटैक किया था, तो राजपाल बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण दो पवित्र स्थल मथुरा और वृंदावन का लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। और जब मथुरा और वृंदावन को लूट लिया गया था, तो लोगों को यह लगा कि जो राजपाल ने आत्मसमर्पण किया था इसी के कारण लूटा गया था।
और इसकी सारी गलतियां किसकी हैं? तो वो राजपाल की। और यही रीजन हुआ कि विद्याधर ने क्या किया, हिंदू संघ बनाता है और वो राजपाल पे अटैक कर देता है और राजपाल को मार देता है। अब महमूद क्या किया, महमूद को जब ये पता लगा कि विद्याधर ने ऐसा काम किया है, तो ये फिर से 1019 में ही जब ये वापस गया था, फिर से ये वापस भारत चला आता है। मतलब जिस वर्ष गया उसी वर्ष ये क्या हो गया, फिर से वापस आ जाता है। और इस समय जो यह आक्रमण करता है, यह आक्रमण किसके खिलाफ करता है? तो एक साइड में महमूद रहता है और दूसरी दिशा में विद्याधर होता है। तो महमूद और विद्याधर में युद्ध होता है, क्योंकि विद्याधर के पास बहुत बड़ी एक सेना होती है, मतलब कि 2 लाख के करीब में सेना होती है विद्याधर के पास। और इसकी सेना को देखकर एक समय इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है कि विद्याधर की सेना को देखकर जो महमूद था वो विचलित हो गया था और महमूद को यह लग रहा था कि मैं इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। लेकिन यही कहा जाता है लक का साथ मिलना। उसी युद्ध में क्या हुआ कि रणभूमि के एक छोर पर विद्याधर की पराजय हुई। और जैसे विद्याधर की पराजय हुई, विद्याधर को लगा कि अगर हम यहां रहते हैं तो हम मारे जाएंगे। तो ये रात्रि में ही क्या किया, रात्रि में ही भाग गया भगौड़ा। अब बताओ, जब इसको भागना ही था तो राजपाल को क्यों मारा भाई? ठीक है, मतलब आपस में ही लड़के मार दो, लेकिन दूसरी शक्ति जब आ रही है तो उसका एकजुट होकर सामना मत करो। तो विद्याधर क्या हुआ, रात्रि में ही यहां से भाग गया। और जब रात्रि में यहां से भाग गया और महमूद जो होता है, महमूद गजनवी जब सुबह में उठा तो कोई सेना नहीं थी। तब इसके क्षेत्र में जाकर, कहां पर, बुंदेलखंड में जाकर पूरी तरीके से बुंदेलखंड को तहस नहस कर दिया। तो ये कहानी था एक पॉइंट, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? फ्रेंड, हम लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं आईएएस की। हाँ जी, बिल्कुल बना लीजिए आप लोग। मेंस के क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा, मैं अपने ग्रुप में लिखवाऊंगा। आप लोग को समझ में तो आ गया ना? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चले। चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक बार आप लोग लिख दीजिए कि नहीं, हाँ मेंस का भी जो होता है क्वेश्चन लिखाऊंगा। चलिए, अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं? तो सोमनाथ अटैक के बारे में देखते हैं। सबसे फेमस अटैक, भारत का सबसे फेमस अटैक अगर देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। यह कौन सा अटैक था? 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में यहां पे महमूद गजनवी ने अटैक किया था। दूसरे बारे में बताऊं यहां पर, यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। कौन सा? तो यह महमूद गजनवी का 16वां अटैक था। और वहां पर शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। और ये कौन से वंश से संबंध थे? तो चंदेल वंशी थे। कौन से वंश से संबंधित है ये? तो चंदेल वंशी थे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहां देखते हैं ना कि ये फेमस किस लिए होता है। सोमनाथ मंदिर के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोग यहां जान लीजिए कि सोमनाथ जो मंदिर था ना, इसमें 13,000 जो गांव थे उन गांवों का दान जमा होता था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मंदिर था। इसमें 13,000 गांव का, इसके जो मंदिर की जो शंकर जी की लिंग थी उसके सामने 250 नृत्य करने वाले थे, जो ट्रेंड मतलब कि हमेशा नृत्य करते हुए रहते थे। उनके मतलब शंकर जी के सामने भक्ति सॉन्ग पे हमेशा नृत्य करते रहे। और एक आश्चर्यजनक की बात तो ये थी कि जो सोमनाथ मंदिर में 4 पिलर था, जैसे इस तरीके का अगर देखा जाए तो अगर ये 4 पिलर है, इस तरीके का 4 पिलर है और इन चारों पिलर के बीच में शंकर जी का मूर्ति था, इसे लिंग था। किसी भी अर्थ के सपोर्ट में नहीं था, वो सीधा मतलब कि हवा में लटका हुआ था। अर्थात हवा में कैसे हो सकता है वो? तो उसके पीछे एक ही अनुमान लगाया जाता है कि जब वो हवा में लटका हुआ था, अर्थात मैग्नेटिक फोर्स के कारण। हमें पता है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को आपस में क्या करती है? रिपेल करती है।
तो जो इसके चारों पोल थे ना, जो पिलर लगे हुए थे, इन चारों पिलरों के द्वारा एक समान जो होता है मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस किया गया था। जैसे सपोज कीजिए यहां पर ये कोई मतलब कि पत्थर है और चारों तरफ से अगर एक समान बल को आरोपित कर दिया जाए तो ये हिल भी नहीं पाएगा। यही रीजन रहा कि जब महमूद गजनवी ने एक यहाँ पिलर को जो होता है तोड़वाया, उसके बाद शंकर जी की जो मूर्ति थी वो क्या हो गई, नीचे की तरफ थी। तो इस मूर्ति को शंकर जी के लिंग को ले जाकर वहां पे वो मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। कहां पर? मस्जिद की सीढ़ियों में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास में लिखा गया है। मैं बार बार जो होता है ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग धर्म विशेष पर ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो गलत है ये बातें। मैं जो भी बात यहाँ बोल रहा हूं वो किताब की लिखित बोल रहा हूं और वो भी ऑथेंटिक किताब की बात को बोल रहा हूं। तो ये ले जाकर ये यूपीएससी में नहीं आएगा, सिर्फ एक कहानी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या रहा यहाँ पर, यह 16वां अटैक था। बहुत प्रचुर मात्रा में यहां से इसको क्या हुआ, सोने चांदी की प्राप्ति हुई। जब ये अपने साथ सोने चांदी को लेकर जा रहा था, उसी समय वहां पे पंजाब के क्षेत्र में जो खोखर जनजाति थी, तो खोखर जनजातियों ने इस पर अटैक कर दिया और इसके कुछ सोने चांदी को छीन लिया। चूंकि ये काफी थका हुआ था और इसलिए उसने वहां पर युद्ध नहीं किया। और फिर ये अपना 17वां अटैक करता है, कब? 1027। तो महमूद गजनवी का भारत में सबसे अंतिम जो होता है, सबसे अंतिम अटैक कौन सा रहता है, तो वो 17वां अटैक रहता है। और वो किसके खिलाफ रहा था? खोखर जनजातियों के खिलाफ रहा था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये टोटल पॉइंट था किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। और उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूं कि आप लोगों को ये महमूद गजनवी का जो इतिहास है वो एक बार आप लोग समझे भी होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पेपर के लिए और कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मैं बार बार एक इतिहासकार का यहाँ नाम ले रहा था, उत्बी का नाम मैं इनका बार बार लिया हुआ हूं, इसलिए उत्बी का नाम आप लोग भी याद रखे रहेंगे। यह किसके साथ भारत आया हुआ था? तो यह भारत में आने वाला महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था। और इसने कौन सी किताब लिखी हुई थी, यह हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इसने हमारे जो होता है एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था तारिक ए यामनी। क्या नाम है? तारिक ए यामनी। अर्थात उसी किताब को कहा जाता है किताबुल यामनी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस किताब में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो यहां पर नाम में ही क्या है? यामुनी। क्या है? यामुनी। मैंने जस्ट बताया कि महमूद गजनवी का वंश का जो नाम है यामुनी वंश। तो ये जो यामिनी वंश की शुरुआत होती है और यामिनी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, उन शासकों की जीवनी के बारे में उत्बी ने समझ में आ गया? ठीक है। तो अब ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट जो होता है कौन सा इतिहासकार है, तो नेक्स्ट एक इतिहासकार है अल बरूनी। कौन सा है? अल बरूनी। अल बरूनी बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है और बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार इसलिए है कि यह एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन तीनों की तीनों मुद्दे पर क्या किया है? विस्तार पूर्वक चर्चा किया। तो महमूद गजनवी इसलिए अल बरून इसलिए जो होता है फेमस हो सकता है कि भारत के हर एक खंड पर इसने चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग महमूद गजनवी के बारे में जान लें, ये रहने वाला कहाँ का था। तो ये मध्य एशिया का रहने वाला था और मध्य एशिया के यह खीवा प्रांत का था। कहां पर था यह? खीवा प्रांत का रहने वाला था। और इसका अगर वास्तविक नाम अगर हम लोग देखते हैं तो वास्तविक नाम क्या था? अब्बू रेहान। क्या नाम था? अब्बू रेहान था। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, तो ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। 11वीं शताब्दी क्यों बोला जाता है, तो आपको शायद पता होगा कि 1000 ईस्वी के बाद जितना भी ऐड होता है वो 11वीं शताब्दी में आता है और 1100 ईस्वी के बाद जितना ऐड होगा वो 12वीं शताब्दी में आता है। यही रीजन रहा कि इसके अटैक के बाद
मतलब महमूद गजनवी जो भारत में अटैक किया था 1000 ईस्वी में, इसलिए 11वीं शताब्दी लिखा जाता है। जिसको नहीं पता होगा वो। यह गणित, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का ये सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता था। कौन? अलबरूनी। क्योंकि संस्कृत का जो होता है, इसने यहाँ पे देखा जाए तो संस्कृत का अध्ययन इसने बनारस में रह के संस्कृत को सीखा हुआ था, अर्थात यह इंडिया में रह के भी जो होता है संस्कृत सीखा हुआ था। दूसरा, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक की क्या नाम थी? पुस्तक भी सबसे ज्यादा फेमस है, और पुस्तक का क्या नाम था? तहकीक हिंद। क्या नाम है? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के नाम से इसके पुस्तक को जाना जाता है। आगे समझ में। अब आगे इसके बारे में क्या है, इसकी जो किताब लिखी गई है वो कौन सी भाषा में है? तो यह अरबी भाषा में है। और इसने अपनी किताब में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो भारत में महमूद गजनवी जीत गया है, उसके जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारक यह है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था, हिंदुओं में जो होता है विश्वास था कि उनके जैसा कोई देश नहीं है। मतलब हिंदुओं की सबसे ज्यादा विश्वास का परिणाम हुआ कि उनमें क्या हुआ? उनकी पराजय होगी। तो हिंदू अपने आप को ये बोलते थे कि उनके द्वारा, उनके जैसा कोई जो होता है देश नहीं है। मतलब भारत के जैसा कोई विश्व में दूसरा देश नहीं है, तो कोई विश्व में दूसरा राष्ट्र नहीं है, और हमारे जैसा विश्व में कोई राजा नहीं है, हमारे जैसा विश्व में किसी के पास भी विज्ञान नहीं है। ठीक है। तो ये हिंदुओं का दृढ़ विश्वास था, और दृढ़ विश्वास का होना ही पराजय का कारण बन जाता है। उसने यह भी लिखा है कि इस समय जो निम्न कार्य करते थे वो अतंज कहलाते थे, अर्थात सूक्ष्म, यानी कि जो होता है नीचे, और उनको जो है धर्म जो होता है, धर्म मतलब कि धार्मिक चीजों को सुनने का, बोलने का अधिकार नहीं था। यह बात अलबरूनी ही बोलता है कि अगर वो धार्मिक स्रोतों को सुन लिए लेते थे तो उनके कान को काट दिया जाता था। अलबरूनी ही इस बात को बोलता है कि अगर किसी धार्मिक ग्रंथ को वो पढ़ लेते थे तो उनकी जुबान को काट ली जाती थी। यह बात कौन बोलता है? अलबरूनी बोलता है। समझ में आया सबको? तो आगे अगर देखा जाए, आगे कौन सा इतिहासकार होता है? तो एक और इतिहासकार है जिसका नाम है फिरदौसी। कौन सा इतिहासकार है? फिरदौसी। यह प्रसिद्ध इतिहासकार था, और इसे पूर्व का अमर हुमर के नाम से या पूर्व का हुमर के नाम से, दोनों में से कोई भी पूछ दे, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इसकी जो प्रसिद्ध किताब है उस किताब का नाम क्या है? शाहनामा। अब देखिए फिरदौसी के बारे में क्या है, बेचारा फिरदौसी कभी भारत में आया ही नहीं, और जब ये भारत में नहीं आया, फिर भी भारत में बिना आए, भारत में यह बिना आए क्या करता है? भारत की राजनीतिक सत्ता के बारे में लिख देता है, भारत की सभी जो होता है राजाओं के बारे में लिख देता है। तो ये कैसे लिखेगा? सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ ये आता है कि ये कैसे लिखेगा? तो 10-15 किताबों को इकट्ठा करेगा और लिख देगा। सीधी सी बात है ना, कि ज्यादा किताबों को इकट्ठा करेगा और लिख देगा, और जब ज्यादा किताबों को इकट्ठा करके लिखेगा तो पोथी भी तो ज्यादा बढ़ जाएगी ना। यही रीजन है कि जो इसका किताब है जो था शाहनामा, उसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। ठीक है। याद रहेगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको जाना जाता है मतलब अफगानिस्तान का महाभारत। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको क्यों कहा जाता है। इसने, क्योंकि इसने अलग अलग किताबों से मिलाकर लिखा हुआ था। और इसके बारे में एक और पॉइंट है कि इसने ही सबसे प्रथम बार कश्मीर के बारे में कहा था कि पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो यही है, यही है। ठीक है। तो सबसे प्रथम बार किसने इस बात को कहा था कि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं पे है, तो वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है, वो फिरदौसी ने कहा। और महत्वपूर्ण पॉइंट तो इसका यही है कि यह भारत में बिना आए भारत के बारे में सारी की सारी चर्चाएं कर दिया, और भारत के बारे में सब कुछ जो होता है इसने लिख दिया था। इसके बाद इसका चौथा और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जो इतिहासकार था वो कौन सा था? बैहाकी। याद रहेगा, बैहाकी। इसने किसके बारे में लिखा है? तारीख ए सुपुतगिन के बारे में लिखा, अर्थात इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो टोटल सुपुतगिन से संबंधित जितना इतिहास रहा है, तो उन सुपुतगिन के इतिहास को यहाँ पर चर्चा किया गया।
और लेपुन ने इसको, एक जो इतिहासकार है लेनपुल, तो लेनपुन ने इसे पूर्व का जो होता है, पूर्वी पेप्स के जो होता है उपाधि से होता है किया है। तो ये बैहाकी को, तो मुख्य रूप से इन चार इतिहासकारों का नाम आपको याद रखना है। एक तो बेहाकी, दूसरा फिरदौसी, अलबरूनी और कौन सा, कुतुबी। ये चार इतिहासकार का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से इतिहासकार आए हुए थे। अब कुछ और इनके साथ इतिहासकार आए थे, उनके बारे में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं। एक थे फरात, जिनको दर्शन शास्त्र का प्रसिद्ध विद्वान माना जाता है। दूसरे थे उजारी, जिनको फारस का कवि माना जाता है। तीसरे थे तुसी, जो खुरासान के विद्वान माने जाते हैं, जो गजनी के राज दरबारी कवि थे, यानी कि महमूद गजनवी के ये राज दरबारी कवि थे। और एक और है उसरी, इनको क्या माना जाता है, महान शिक्षक और विद्वान माना जाता है। लेकिन ये जो चार इतिहासकार है, बैहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी, ये चारों के चारों भारत में आए रहते हैं। तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को अपने बारे में एक दो पॉइंट बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। वो कौन सा है, लेखन लेखन शैली, अर्थात राइटिंग स्किल को किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, कैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लेखन शैली बढ़ सकती है। ये उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं 21 के, ठीक है। तो अब जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अगर उनको इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और पीके 10 कोड का यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं इस कोर्स की शुरुआत किया हूं। उस कोर्स में क्या होगा, डेली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के साथ आपको पार्टिकुलर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आपकी कॉपी को जांचा जाएगा, जहां पे आपका कमी होगा उस कमी को भी बताया जाएगा। तो हम लोग का प्रॉपर 3-4 लोगों की टीम है, वो तीनों चार लोग मिलके ये आपकी राइटिंग स्किल पे हम लोग काम करेंगे और फोकस करेंगे, ताकि 2021 में अगर आप लोग एग्जाम दें तो आपकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी हो गई। ठीक है, तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है 21 के लिए, वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेकर अपने इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं। अगर आप पीके 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% अनअकैडमी की तरफ से जो होता है डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, चलिए, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन पूछने का टाइम आ चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, हरदीप सिंह, क्या हुआ भाई? अब यहाँ पे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर, मतलब ये पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, मेडिवल हिस्ट्री के में क्लास के अलावा कोई बुक लेना है क्या? फ्री के? नहीं, बिल्कुल मत लीजिए किताब, आपको नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है नेहा जी, नोट्स को पढ़ लीजिए। और दूसरा क्या, अगर आपको पढ़ना है तो इरफान हबीब की किताब ले लीजिए और उसको एक बार देख लीजिए, या हरिश्चंद्र वर्मा की ले लीजिए। हाँ जी, कल भी क्लास है। हरदीप सिंह, ये गलत लैंग्वेज है आपका भाई, एक ऑफिसर का लैंग्वेज ऐसे नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं है, जिसको पढ़ना है वो अपना ध्यान देकर यहाँ पढ़ रहा है। हरदीप सिंह, आपके मन में कोई क्वेश्चन? सुजय सिंह, पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया, अभी जस्ट मैंने बताया ना, ये लेम्पुन जो इतिहासकार है ना, इसने पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया था बैहाकी को। ठीक है, किसने दिया था? बैहाकी को दिया था। निशिता रंजन जी, 9 PM में ये आपकी क्लास रहेगी, मेडिवल हिस्ट्री की क्लास 9 PM में रहेगी। अच्छा, मस्ती हो रही थी, चलिए कोई ना। 9 PM में क्लास है, किसी को भी कोई क्वेश्चन? सर, आपने इंडियन ईयर बुक नहीं, हाँ कल से क्लास रहेगा। सर, आई एम इन 10। अच्छा, चलिए, थैंक यू। टाइमिंग क्या है सर, और कौन कौन सी क्लास होगी? देखिए, कल जो आपकी क्लास होगी ना, इंडियन ईयर बुक और ये हिस्ट्री की 9 PM पे यहाँ पे क्लास है। सर, आपका टेलीग्राम लिंक क्या है प्लीज? देखिए, टेलीग्राम लिंक जिसको भी ज्वाइन करना होगा, क्रॉनिकल IS 9,
के नाम से आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जो भी जा रहे हैं उनको गुड नाइट। ठीक है, अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। बाकी की क्लास नहीं होंगे सर। देखिए 2 क्लास आपका कंटिन्यू है, बाकी जैसे मुझे, हाँ आपका 10 AM में 10 AM में जो ऐप है उस ऐप पे करंट अफेयर्स की क्लास है, तो जिसको वहां जुड़ना है वो वहां जुड़ लेगा। सर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? आरती जी, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक बार मेरे नंबर पे संपर्क कीजिएगा 70 65 77 99 38, इस पे संपर्क कीजिएगा एक बार। तनु गुड नाइट, हार्दिक सुकृति गुड नाइट, जो भी जा रहे हैं गुड नाइट। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं भी जाऊं। गुड नाइट जी राम जी। चलिए, आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, इजाजत है आप लोगों का? अगर इजाजत हो तो मैं भी सबको गुड नाइट बोल देता हूँ। ठीक है, सभी को गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को। अंकिता जी, तनु जी, सुजीत जी, रूपाली, महेश,